बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा ना समझे। बहुत से हल्कों में उनकी यकीनी कामयाबी को यकीनी शिकस्त में तब्दील किया गया, वो ये समझते हैं। इंसानों के जो अंदरूनी कैफियत हैं वो सिमिलर हैं। We don't want to alienate the masses also ना। कहानी यूथ की है। लाहौर का जो अंदरून जो दिल है लाहौर का, उसकी कहानी है ये फिल्म जो है बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है आप लोगों के लिए। आप लोगों को मजा आएगा फिल्म देख के। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आज आपको पता है जुमे का मुबारक दिन है और दिन की शुरुआत हमें किसी अच्छी सी बात से करनी है। और अच्छी बात जो कि मेरे पास आपके लिए है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं कि जी बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई ख़ुद को छोटा ना समझे, लिहाजा अपने अखलाक को इतना बुलंद करें कि कोई भी आपकी दहलीज़ पर आ जाए उसे ख़ुद को अपनी बात बताने में झिझक महसूस ना हो। अक्सर आप लोग ना फेस एक्सप्रेशन से ही किसी के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर मैंने इससे ये बात की तो शायद ये बहुत बुरा मान जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपने एक्सप्रेशंस को इस तरह रखना चाहिए, सॉफ्ट, चेहरे पर मुस्कुराहट हल्की सी, कि अगर आपको ये महसूस हो कोई आपसे दिल की बात करना चाहता है तो झिझक महसूस ना करे, वो खुलकर आपसे अपना हाल दिल बयान करे। ये आला ज़रफ़ी भी है और एक अच्छे अखलाक की अलामत भी है। तो ये अगर हो तो ज़ाहिर है इससे सवाब भी मिलता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है खुश अखलाकी। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। पीटीआई की सियासी चाल पर सियासी माहिरीन भी हैरान, कप्तान की गुगली पर मौलाना भी पशेमान। क्या पीपी से नया इत्तेहाद बनने वाला है? बैकडोर डिप्लोमेसी में नून लीग को परेशानी में डाल दिया। पीटीआई ने अपना वज़ीर आज़म नामजद करते ही सियासी कायदीन से मुलाकातें शुरू कर दी। कल के हरीफ आज के दोस्त, कौन कौन से नए सियासी इत्तेहाद बनने वाले हैं आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अवाम पर महंगाई का बॉम्ब, गैस के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, निगरान हुकूमत जाते जाते मुंतब हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा रही है। सियासतदान खामोश लेकिन सनतकारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। एप्टमा ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का लाहेअमल क्या होगा ये भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। कोह पैमाई की दुनिया में बड़ा कारनामा, साद मुनव्वर ने एशिया के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी सर कर ली। माउंट एक्वनागोग के सफ़र की कहानी सुनेंगे साद मुनव्वर की ज़बानी। और लाहौर के टकसाली गेट की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। आयशा उमर शायद अपने करियर का सबसे मुश्किल किरदार निभाने जा रही हैं। मुआशरे के लिए नाकाबिल कबूल टकसाली गेट पर बनने वाली फिल्म के सिनेमा घरों में काबिल कबूल होगी, बात होगी आज के प्रोग्राम में। जी ये हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज डिटेल में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से इत्तेहाद बनने वाले हैं, कौन कौन अपनी फील्ड में क्या क्या कर रहा है, ये सब आज आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो इस वक्त हैशटैग मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ट्रेंड बना हुआ है, टॉप ट्रेंड कर रहे हैं मौलाना, क्योंकि कल मौलाना ने एक इंटरव्यू में कुछ दिलचस्प किस्म की बातें की हैं, कुछ होशरुबा इंकशाफात किए हैं और मौलाना फजलुर रहमान सोशल मीडिया एक्स पर टॉप ट्रेंड में शामिल है। पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़ आ गया है। पीटीआई और जेयूआई एक पेज पर आ गए हैं। इंतखाबात में धांधलीज़दा नताइज पर फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को गले लगा लिया। असद कैसर की सरबराही में वफ्द की मौलाना से मुलाकात हुई है जिसमें पीटीआई का जेयूआई की सियासत पर बैत और हफ्ते को फजलुर रहमान के एहतजाज ने भरपूर शिरकत का ऐलान किया गया है। इस ट्रेंड में सारिफीन की जानिब से पीटीआई और जेयूआई की मुलाकात को खुश आइंद करार दिया गया। 10,000 से ज़ायद सारिफीन ने इस पर पोस्ट किया। कहते हैं सियासत में सब जायज़ है, जो हरीफ होते हैं वो हलीफ कब बन जाएं पता ही नहीं चलता। तो ज़ाहिर जमहूरियत का हुस्न भी है, सियासतदानों को मिलकर बैठना ही पड़ता है एक दूसरे के साथ, तभी मामलात का हल निकलता है और सही समत जो है वो इख्तियार की जाती है। तो ये इस वक्त ट्रेंड बना हुआ है। दूसरे ट्रेंड की तरफ अगर हम आएंगे तो वो हैशटैग PSL24 है जिसका गाना भी रिलीज़ हो चुका है और अब इस हवाले से हम देख रहे हैं कि लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि PSL कल से लाहौर में शुरू होने जा रहा है और इन मैचेस को लेकर शायकीन बड़े एक्साइटेड हैं। तो मेगा इवेंट के नवे एडिशन में मजमूई तौर पर ये 34 मैचेस हैं जो कि खेले जाएंगे और मैदान
पाकिस्तान में जंग छिड़ने से पहले मौसीकी का तड़का जो कि लगा है, गुलकार अली ज़फ़र, आयमा बेग जिन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में गाया है, उसके बाद नूरी भी हैं, आरिफ लोहार भी हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। तो बड़ा अच्छा ही कॉम्बिनेशन था जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया है और बार बार इसको सुना जाएगा। और वो गाना जो कि जोश बढ़ाया, आपको पता है PSL में वही पसंद किया जाता है, तो लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय का इजहार किया है कि उनको ये गाना किस तरह का लगा है, तभी ये भी ट्रेंड बना हुआ है। ये जनाब सूरत हाल है एक्स पर जो कि हमने आपके सामने वाजे की है। अब हम आ जाते हैं सियासत पर। पाकिस्तानी सियासत में ड्रामाई तब्दीली जो कि रोनमा हुई है और हम ये देख रहे हैं कि मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ से वहाँ चली जाऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर साहब अगर आप मुझे वहाँ शिफ्ट करेंगे तो मैं बेहतर अंदाज में बता पाऊँगी कि बिलावल के हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि PTI से इत्तेहाद को नवाग लीग से इत्तेहाद पर फोकियत देते हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज के दौरान ही कल 3 बड़ी बैठकें हुई हैं, जबकि PTI ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपना उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है। इसी सारी तब्दीली पर बात करने के लिए इस वक्त हमें सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लगारी साहब ये हुआ क्या है? ये तो बड़े पुराने हरीफ थे, एक दूसरे पर क्या क्या इल्ज़ामात लगे, एक दूसरे के हवाले से क्या क्या बातें हुई, नाम दिए गए और अब ये आपस में मिल रहे हैं। क्या ये इसको जमहूरियत का हुस्न कहूँ, सियासत का हुस्न कहूँ, या आप इस मिलाप को किस तरह देख रहे हैं? पहली बात यह है कि हम एक अरसे से चाह रहे थे कि डेडलॉक टूटना चाहिए। ये आम पाकिस्तानी की ये राय थी कि जो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा डेडलॉक आ गया है उसके लिए रास्ता खुलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए सबसे पहली तरजीह ये है कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को डिलीवर किया जाए, तो उसका कोई रास्ता नहीं निकलता था अगर ये महाज़ाराई जारी रहती। तो मौलाना की तरफ से पेशकदमी जो हुई है या PTI की तरफ से जो पेशकदमी की गई है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। मौलाना के बारे में PTI के बानी और दीगर जो रहनुमा थे वो बहुत कुछ कहते थे और मौलाना भी बहुत कुछ कहते थे। दोनों की तरफ से जो है एक दूसरे पर इल्ज़ामात की अच्छी खासी एक बमबारी होती रही थी। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे हैं, बल्कि अच्छे ताल्लुकात का तो कोई कहा ही नहीं जा सकता है। इसी तरह से जरदारी साहब जो हैं वो शुरू से अब तक वो इस बात पर रहे हैं कि हमें एक वसीउल बुनियाद, एक कौमी तर्ज की एक हुकूमत के क़याम के लिए पेश रफ्त करनी चाहिए। और ज़ाहिर एक तरफ से नामजद कर दिए गए हैं, तो जरदारी साहब उस मीटिंग में गए थे तो उन्होंने भी ये उस वक्त भी ये कहा था कि हमें बाकी लोगों से भी बात करते रहना चाहिए और हमें और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो लेकिन इसमें लगारी साहब बड़ा ये दिलचस्प हो गया मामला, क्योंकि हम देख रहे हैं मौलाना ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बड़ी अजीब किस्म के इंकशाफात भी किए हैं। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट ने प्रॉपरली गाइड किया, एक एक चीज़ बताई और उस पर जमातों ने बस स्टैंप लगाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बड़ी मुतहरिक थी पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी। फिर इस सारी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि एहतजाज ठीक है इन लोगों ने शुरू किया और उनका मौक़िफ़ कह रहे हैं एक है तो हम साथ हैं। अब ये आगे करेंगे क्या और वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके क्या असरात होंगे? एक तो ये कि मौलाना ने जो इंकशाफात किए हैं इसके बारे में तो बात पहले भी होती रही है और PTI ने जब जिन लोगों के बारे में कहा, ख़ास तौर पर जनरल बाजवा के बारे में, तो PTI की रिजर्वेशंस भी और PTI की जो लबोलेजा था वो पहले ही समझ में आ रहा था कि उनकी नाराज़गी जो है वो किस तरह हद तक है। लेकिन ये भी तो PTI की तरफ से कहा जाता रहा ना कि फलां बात भी हमें बाजवा साहब ने कही तो हमने कर दी और फलां जो काम हमने किया वो भी बाजवा साहब के कहने पर कर दिया। ये तो खुलेआम बात हो गई थी ना। ईमान ये कि जब बाजवा साहब रहे ही नहीं थे उसके बाद उनके मशवरे पर जो है वो उसको असम्बलियों को तोड़ने की बात जो थी वो भी अजीब सूरत हाल पैदा करती है। लेकिन हम इस तरफ ना जाएं और अगर हम हकीकत हाल की तरफ जाएं और तो हकीकत हाल ये है कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और PTI के दरमियान बर्फ पिघली है। और ये एक बात ये सामने आई है जो हमें भी पहले मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है और वो किरदार अदा कर रही होती है और वो आइन से मावरा होता है। मैं समझता था हमारा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के इदारों को अपने अपने दायरा कार में रहना चाहिए। उन्हें अगर उन सियासत उनका हल्फ में शामिल नहीं है तो सियासत में नहीं आना चाहिए और उन्हें सिर्फ अपने आप को उस आइनी दायरा कार में महदूद रहना चाहिए। ये हमारा भी मौक़िफ़ था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अगर एक तरफ से बर्फ़ पिघलने का आगाज़ हुआ है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ से इनहराफ किया है या पीटीआई अपने अपने उससे फिर गई है। हम ऐसा नहीं समझ रहे हैं। असल बात यह है कि बर्फ़ का पिघलना और अपने लिए अपने शदीद तरीन मुखालफिन के साथ भी बैठने के लिए अपने आप को तैयार करना, ये एक अहम बात होती है। मेरे ख्याल में मौलाना से ज़्यादा कोई मुखालिफ उनका नहीं था, और मौलाना गुज़श्ता इंतखाबात में भी उसके बाद असम्बलियों में बैठने को तैयार नहीं थे वो। तो लगारी साहब, अब ये जो आपस में ठीक है मुलाकात हुई है और बर्फ़ पिघलना आप कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये किस हद तक पिघली है? क्या सिर्फ ये सड़कों पर इसी मौक़िफ़ के साथ बस निकलेंगे कि भाई धांधली हुई है और इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर ये आगे पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार जो उमर अयूब साहब हैं उनको भी मौलाना अपना सपोर्ट करने जा रहे हैं? क्या आगे होगा क्या? देखिए, मौलाना एहतजाज कर ही रहे थे। अब पीटीआई ने अपने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है, और एहतजाज जो है उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिस्टम में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम सिस्टम में जाएंगे, हम असम्बलियों में जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म और सूबों के वज़राए-ए-आला का उन्होंने नामों का भी ऐलान कर दिया। इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम में जाएंगे, और मौलाना के लिए अभी तक वाज़ेह नहीं है कि उस सिस्टम में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अपनी सीटें जो हैं वो रिटेन रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसके बारे में वाज़ेह नहीं है सूरत हाल। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में असल बात यह है कि पीटीआई ने मैदान में रहने का फैसला किया है, और अगर मैदान में रहने का फैसला किया है तो वो जिसकी मुखालफत करे, जिसकी हिमायत करे, उससे कतई नज़र ये बहुत अहम फैसला है, और इससे पाकिस्तान जो है वो स्टेबल होगा, और पाकिस्तान में जो गैर यकीनी है वो उसमें कमी आएगी। सही। तो लगारी साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बातें हो रही हैं कि जी वो बैकडोर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई से, लेकिन वहाँ से इनकार आ रहा है। आपके पास क्या अंदर की खबरें हैं? क्या कोई ऐसा रब्ता किया गया है, या फिर अगर हो रहा है तो क्या ठीक हो रहा है या नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं है कि नहीं होना चाहिए। सियासी तमाम जमातों के दरमियान दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए, मुखालफत होनी चाहिए, और अपने अपने मौके पर कायम रहते हुए अपना नुक्ता नज़र रखना चाहिए। पीटीआई का एक नुक्ता नज़र होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और नुक्ता नज़र होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक और नुक्ता नज़र होगा। अच्छा ये है कि आप अपने इख्तलाफात को बरकरार रखते हुए, अपने अपनी पोजीशन पर रहते हुए अपने दरवाजे खोलें और एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात और बाहमी मुलाकात का सिलसिला शुरू करें। किसी से हाथ मिलाने से आपका मौक़िफ़, या मौलाना के मिलने से पीटीआई का ग्राफ को कम नहीं हुआ है, और ना ही मौलाना का ग्राफ कम हुआ है, बल्कि मौलाना के लोगों के अंदर तो कुछ जोश भी पैदा हो गया है। तो और नहीं, ऐसी कोई पीटीआई पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा है। वो अपनी पोजीशन पर मौजूद है। उसका कल का एहतजाज भी बहुत अहमियत का हामिल होगा। सिंध में आज भी एहतजाज हो रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर राब्ते हैं तो पीपल्स पार्टी को भी धांधली की शिकायत है, और यकीनी तौर पर उनके साथ भी वो ये समझते होंगे कि बहुत से हलकों में उनके साथ ज्यादती की गई, बहुत से हलकों में उनकी यकीनी कामयाबी को यकीनी शिकस्त में तब्दील किया गया, वो ये समझते हैं। इसी तरह से सब कुछ शिकायतें हैं, और अगर ये सारी शिकायतें वाले अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल अपने फैसले सुनाते हैं, या फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट आते हैं, या फॉर्म 45 और 47 के बाद फॉर्म 48 जो जारी हुआ है उसकी अगर सेहत ठीक हो जाती है, और अगर उनके इंदराजात जो टैली कर जाते हैं, जहाँ जहाँ नहीं करते हैं, तो वहाँ पर अगर सीटों की तब्दीली देखें, कल जो सलमान अकरम राजा का जो फैसला हुआ है वो एक अच्छा आगाज़ हो सकता है कि आप सीटों को जो है ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके पर किसी के हवाले कर दें, और मनमाने तरीके से अगर पीटीआई ने इससे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं तो उनको वो सीटें मिलनी चाहिए। अगर मुस्लिम लीग समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो तमाम पार्टियां अपनी अपनी पोजीशन पर कायम रहते हुए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन लगारी साहब ये जो भी अभी नई हुकूमत बनेगी, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है कि आधे से ज़्यादा जमातें हैं जो कि इन इंतखाबात पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, या फिर वो कह रही हैं कि जी इनको मुस्तरद किया जाए। जमात इस्लामी का भी यही मुतालबा है, JUI भी ये बोल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मुतालबा है, फिर आप बता रहे कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का भी यही कहना है। तो फिर ये जो नई हुकूमत बनेगी इसके लिए हुकूमत करना कितना मुश्किल हो जाएगा, जब स्टेक होल्डर्स भी एक पेज पर नहीं हैं, फिर अपोजिशन भी एक बड़ी बनने जा रही है कि पीटीआई के साथ आप देख रहे हैं कि JUI भी अब मिल रही है, तो कैसे ये फिर हुकूमत करेंगे? नहीं, पीटीआई खुद ही अपोजिशन में, अगर अपोजिशन में रहती है
तो वो खुद ही बहुत होगी अपोजिशन में। तो दूसरा रास्ता भी खुला है कि उन्होंने उमर अयूब को नामजद किया वजीर आजम के मनसब के लिए। जो और खबरें अंदर से आ रही हैं ज्यादा यही बातें हो रही हैं कि शायद ऑपोजिशन में ही एक साथ बैठेंगे। नहीं, वो है, हो सकता है कि कहीं भी बैठे हैं, ये तो मौलाना की बात है। अगर हुकूमत साजी की तरफ उनके लिए रास्ता खुलता है तो पीटीआई हुकूमत क्यों नहीं हासिल करेगी? उसके लिए मुश्किलात भी मौजूद हैं और उसके लिए आसानियां भी मौजूद हैं। वो कोई भी रास्ता ऐसा अख्तियार कर सकती है। अपोजिशन में बैठने का बेहतरीन मौका 2022 था और वो 2022 का वो वक्त गुजर गया है और हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। अब ये जो मौका है, अगर उनके लिए इक़्तिदार के दरवाजे खुलते हैं तो उनके कारकुनों की और उनकी लीडरशिप की जो मुश्किलात हैं वो कम होती हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइवल की तरफ जाती हैं। तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। और दूसरा रास्ता अपोजिशन में बैठने का है तो जाहिर है अपोजिशन में बैठकर एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और एक पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे जो बुनियादी तौर पर मुल्क के इशूज़ के ऊपर जो है वो रहेगी कायम और उस पर अपना इख्तलाफ करेगी। तो एक बहुत ही कमाल का ये सूरत हाल। लेकिन गारी साहब एक बात है कि अगर एक जमात का ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात जो हैं ये दुरुस्त नहीं है, या फिर कल मौलाना ने खुद कहा कि कुछ ऐसा गुमा होता है कि शायद नून लीग को इन इंतखाबात का फ़ायदा हुआ है, फिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि जी हमसे ये सीटें ली गई हैं और किसी को दी गई हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये पार्लियामेंट का हिस्सा कैसे बनने जा रहे हैं अगर ये इंतखाबात को ही ठीक नहीं मानते? नहीं, इंतखाबात को तो मौलाना ने पहले भी ठीक नहीं माना था। आपको मैंने याद दिलाता हूँ 2018 के इंतखाबात के बाद उन्होंने कहा कि हम असम्बली में नहीं जाएंगे। उन्होंने जाकर शहबाज शरीफ साहब से कहा था और आसिफ अली जरदारी से जाकर कहा था कि नहीं आप असम्बलियों में ना जाएं, और ये जो है पीटीआई को जितवाया गया है। ये मौलाना का मौक़िफ़ था और मौलाना उस मौक़िफ़ से अब इस मौक़िफ़ पर आए हैं। और देखें, इस तरह का मौक़िफ़, सियासी मौक़िफ़ मौजूद होता है और वो फिर ये कैसे आकर मौलाना बैठ गए थे और मौलाना भी बैठे थे और पीएमएलएन भी बैठी थी पीपल्स पार्टी के साथ, तो जाहिर है उनकी सीटें ही बहुत कम मिली थी उनको। चलिए अब लगारी साहब सिचुएशन ये है कि सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो गई है, कौन क्या करता है, कहाँ बैठता है, कैसे हुकूमत बनती है, ये अब काफ़ी हद तक तो वाजे हो गया है, लेकिन आगे मज़ीद ऑफिशियल हो जाएगा तो फिर सबको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप मौजूद रहे और आपने सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकाला है। और अब ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जो इंटरम सेटअप मौजूद है उन्होंने कुछ ना जुल्म किया आवाम पर कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जाते जाते उन्होंने आवाम को मज़ीद ये एक महंगाई के बोझ तले दबाया है। अभी हमारे साथ खुरम मलिक लाहौर से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे इजाफा हुआ है और 275 रुपये 73 पैसे का पेट्रोल हो गया है, इस पर शहरी क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? खुरम बताइएगा। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सरिश, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 274 रुपये जो है मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह डीजल की नई कीमत में भी जो है वो इजाफा किया गया, 8 रुपये का इजाफा जो है वो किया गया, जिसकी वजह से शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और शिकायत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इन्हीं से मुझे बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? यह क्या कहना चाहेंगे, वो आते ही उन्होंने अपना बम गिरा दिया आवाम के ऊपर। अभी तक तो हुकूमत ही नहीं बनी, जब हुकूमत बनेगी तो फिर क्या होगा? क्या समझते हैं आप, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमेशा रात के अंधेरे में जो है वो ज़्यादा कर दी जाती हैं, आवाम पर जो है बम गिरा दिया जाता है और फिर पेट्रोल की कीमत जब कम की जाती है वो 1 रुपये 2 रुपये कम की जाती है और बढ़ा जो है वो ज़्यादा दी जाती है, क्या कहना चाहिए? चोर हमेशा रात को चोरी करते हैं, चोरों ने कभी दिन को चोरी की है? चलें जी, काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं मुझे लाहौर के शहरी, और अभी हम इस्लामाबाद का रुख करना है जहाँ पर सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस्लामाबाद के बासी इस इजाफे पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये और 37 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये और 73 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 275 रुपये और 62 पैसे होगी। इसी तरह डीजल की नई कीमत 278 रुपये और 37 पैसे होगी। आवाम से जब इस हवाले से बात की गई तो आवाम का यही कहना था कि मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, हमारे लिए पेट्रोल डलवाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जो अशियाए खुर्दोनोश है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। हुकूमत से हमारी यही
यही अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी का भी कुछ भला हो सके। उनका यही कहना था कि इस वक्त जो है वो ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया। एक तरफ बिजली के बिल, गैस के बिल और दूसरी तरफ जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है वो इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है कि आम अशिया भी जो है वो पहुँच से इंतहाई दूर हो चुकी है और हमारे लिए जो है सफ़ेद पोशी का भरम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में और उनका क्या हुकूमत अवाम पर रहम करे और हमारा यही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। जब भी सुना जाता है हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसके हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। एक तरफ तनख्वाहें जो हैं वो अपनी पुरानी जगह पे मौजूद है और तनख्वाहों में उतना इजाफा नहीं किया जाता, जबकि महंगाई देखें तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारी पहुँच से दूर हो गई है। और मलिक सईद, ऐसी ही सूरत हाल है इस वक्त। शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, मज़ीद महंगाई के बोझ तरह दबते चले जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि जो भी नई हुकूमत बनेगी वो अल्लाह करे कि इनकी फलाह के लिए कुछ इनको रिलीफ देने के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया मलिक सईद आपका भी और खुरम आप दोनों का। अभी हम एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। और अब मैंने आपसे बात करनी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जिस पर आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि गैस की कीमतों में भी दूसरी तीसरी बार अब ये इजाफा हो रहा है। बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, गैस मौजूद नहीं है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास हुआ और IMF के ईमा पर गैस 67% तक महंगी करने की मंजूरी दी गई है और कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी को भी ख़त्म कर दिया गया है। इससे हम देख रहे हैं कि परेशान सनतकारों ने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सिंध बलोचिस्तान इंडस्ट्रियल फोरम के मोहम्मद जावेद बलवानी साहब, और इसके अलावा इफ्तिखार शेख साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं KCCI के। ये दोनों हजरात मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सुबह सवेरे हमारे लिए कीमती वक्त निकाला है। पहले मैं चाहूँगी जावेद बलवानी साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये इजाफा जो कि दूसरी तीसरी बार हो रहा है, बताया यही जा रहा है कि IMF की ईमा पर हो रहा है। जाते जाते ये जो बॉम्ब गिराया गया है इस पर हम देख रहे हैं कि सनतकार तो काफ़ी परेशान है, कोई दूसरा हल मौजूद नहीं था हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मामला जब तक नहीं सही होगा, जब तक गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटीज सेट नहीं करेगी। देखिए, अभी जो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक के अंदर गैस इस्तेमाल हो ना हो, उनको 1000 रुपये बिल आएगा, चाहे वो एक गैस का एक कतरा भी यूज ना करें, वो चूल्हा एक दिन भी ना जलाएं। देखिए, ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमारे पास नेचुरल गैस इतनी है कि उससे हम अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं और हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और हम अपनी महंगाई को ख़त्म कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी सही करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये डोमेस्टिक को गैस की सप्लाई बंद करे, उनको बाकायदा LPG के सिलेंडर्स और सोलर पैनल लगाएं, और सोलर के चूल्हे भी लग रहे हैं, सोलर के गीजर भी लग रहे हैं। हमारे यहाँ ये गीजर, चूल्हे और ये गैस की लाइन, जितना डोमेस्टिक में गैस की सप्लाई है उससे ज़्यादा लाइन लॉसेस में हमारी गैस ज़ाया हो जाती है, चाहे हम इम्पोर्टेड गैस RLNG इम्पोर्ट करते हैं, चाहे हम हमारी इंडिजीनियस गैस। तीसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही और एक्सप्लोरेशन कंपनी से पेमेंट ही नहीं किया आज तक। उधर एक बहुत बड़ा सर्कुलर डेब्ट है कि वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीस जो है एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देने हैं और तकरीबन 5 से 600 मिलियन डॉलर देने हैं। ये गैस का और पानी के वेल का प्रोसेस ये होता है कि पानी का कुआं भी सूखता जाता है, आप नए कुएं बनाते हैं, तो गैस भी आपकी खत्म होती जाती है, आप नए गैस की एक्सप्लोरेशन करते हैं। ये हमारे मुल्क में आज तक नहीं हुआ, ना पहले जितनी कंपनियां थी वो सब चलेगी। अच्छा, एक बात और है कि $15 की हमको गैस RLNG दे रहे हैं और स्पॉट प्राइस जो दुनिया में है वो $7 है। अब मुझे बताएं, और एक्सपोर्टर्स से क्रॉस सब्सिडी लेते हैं। अच्छा, फिर हम इतने साल से कहते हैं कि भाई फर्टिलाइजर है, IPPs है और डोमेस्टिक को आप क्रॉस सब्सिडी, कभी एक्सपोर्टर क्रॉस सब्सिडी देता है? दुनिया का एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ एक्सपोर्टर्स से सब्सिडी लेके दूसरे सेक्टर को दी जाती है। तो एक्सपोर्ट को भी हम तबाह कर रहे हैं, जनरल इंडस्ट्री को भी तबाह कर रहे हैं, और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल माइलेज और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से
पूरे मुल्क का निज़ाम धर्म भरम कर रहे हैं। और देखें इस मुल्क से नौजवान भी बाहर जा रहा है, मीडिया के अंदर आए दिन खबरें आती हैं इतना नौजवान मुल्क छोड़ के चले गया। अब फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी होगा, इंडस्ट्री भी बाहर जाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट सही। भी अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, पड़ेगा, लॉ एंड बिल्कुल, ऑर्डर की आपने पोजीशन ये खराब इस वक्त होगी। जावेद साहब सारा मंजरनामा खोल कर रख दिया है। मैं चाहूंगी इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो अभी बात की है जावेद साहब ने कि हम लोग अपनी नालायकी की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से, बजाय इसके कि अपने मुल्क के अंदर गैस के ज़खायर को दरियाफ्त करें, ज़ाहिर है ये तो यूज़ जिस तरीके से हो रही है, डिमांड हमारी पूरी नहीं हो रही, बाहर से हम महंगे दामों ख़रीद रहे हैं और फिर यहाँ पर सख्त महंगी गैस मिल रही है। ये क्या वजह है कि स्ट्रेटजीज बनाते हुए लूप होल में सनतकारों को नहीं लिया जाता, या बंद कमरों में फैसले होते हैं, सारा कुछ IMF पर डाल दिया जाता है, एक गरीब बंदा ना कुछ कर सकता है, बस वो मजबूर होता है पैसे अदा करने के लिए। इसका हल क्या है, कौन करेगा? आप अपना माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा। माइक अनम्यूट है। जी जी, आवाज मेरी अब आ रही है। जी जी। तो ये जो जावेद साहब ने बात की है, ये बिल्कुल डिटेल पूरी बात की आपको समझा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें पिछले भी दिनों में जिन्होंने गैस की प्राइस बढ़ाई थी, 167% गैस की प्राइस बढ़ाई, उससे 40% इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आया, एक्सपोर्ट पे आया। अब आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में कौन सा कौन से मुल्क हैं जहां पर आप बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड नहीं लेते और अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ाते हैं, नॉन जेन्युइन प्राइस बढ़ाते हैं। ओगरा कहती है जी 1350, आप कहते हैं जी 2400। अब इसी तरह 67% इन्होंने और इस पर मजीद कर दिया है। तो मैं ये नहीं समझता कि इंडस्ट्री पे का फर्क पड़ेगा, बल्कि इंडस्ट्री 100% बंद हो जाएंगी, चल ही नहीं सकती। दुनिया से हमने कम्पीट करना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दुनिया को क्वालिटी और प्राइस को हमने मेंटेन करना है। अब इस प्राइस पर जबकि 30-40% बढ़ा दी जाए तो उससे कैसे मेंटेन होगी? तो इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि जितनी भी गैस और बिजली की जो प्राइसेस है, ये जब तक इंडस्ट्री के साथ बैठकर लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं करेंगे, कारोबार नहीं बढ़ सकता, मईशत बेहतर नहीं आ सकती। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम ये नहीं आप कहते लोग कि मुस्तरद तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा इफ्तिखार साहब, एहतजाज ठीक है, अपना रजिस्टर कराना चाहिए, लेकिन सनत को बंद कर देना तो कोई इसका हल नहीं है ना। इतने लोग जो कि बेरोजगार हो जाएंगे, डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं, जो जाते हैं फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए। आप लोगों की नज़र में इसका फिर लाहे अमल होगा क्या, जो कि लॉन्ग टर्म जिसका फायदा भी हो फिर कोई? देखिए बात यही है, हम तो बार बार यही कह रहे हैं। पिछली दफा जब गैस की प्राइस बढ़ाई गई थी 1350, ओगरा ने कहा था, ECC कहती थी नहीं जी 2300-2400 पे, जितना सर्कुलर डेथ है वो इंडस्ट्री पे डाल दिया गया। देखिए इंडस्ट्री को चलाना है इस मुल्क में बेरोजगारी को खत्म करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन के साथ बैठकर हर चीज को तय करना पड़ेगा। ये नहीं कि रैंडम आप जो दिल चाहे आप सुबह उठे और इंडस्ट्री के लिए तबाही फेर दे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये तो बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए, कारोबार के लिए, मईशत के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत ही गलत फैसले हैं। इसको सही करने चाहिए। हम बार बार एहतजाज करते हैं और गवर्नमेंट से इस बार भी मुतालबा करते हैं कि इसको रोके और बैठे हमारे साथ, वरना ये बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट मत करें, इससे बहुत बुरा हालात पैदा हो जाएगी। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी जावेद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि हमने पिछले साल ही की बात है कि रूस के साथ भी गैस के हवाले से हमारा मुआहिदा हो रहा था। रूसी सदर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का इस पर बात हो सकती है, मुमकिन है। फिर कतर के साथ, ईरान के साथ भी ये बातें चलती रही हैं, लेकिन हर साल सर्दियाँ आती हैं उससे पहले हमें एक बहरान का सामना होता है। इस दफ़ा तो खैर गर्मियों में भी था। क्या वजह है कि हम लोग संजीदगी से इन मामलात को नहीं ले रहे और हमने शायद बस छोड़ दिया है कि जी अल्लाह ही हाफिज है? देखिए हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल जो है गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी नहीं है और आए दिन वजीर आजम चेंज होते हैं। एक IMF के प्रोग्राम में 4 वजीर आजम चेंज हुए और पहले ईरान के साथ बात की, फिर हमने सेंट्रल एशिया के साथ बात की, ईरान ने अपनी लाइन बिछा दी, सेंट्रल एशिया ने अपनी लाइन बिछा दी। मतलब कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है और हर थोड़े अरसे बाद नई कैबिनेट होती है, नए लोग होते हैं, वो अपनी मर्जी की पॉलिसी लाते हैं और कोई चीज़ पे कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से आज हम इतने बड़े प्रॉब्लम्स में आ गए हैं। और मुझे यूँ लगता है कि देखिए लोग इंडस्ट्री जो बंद अपनी मर्जी से, कोई अपनी फैक्ट्री या अपना कारोबार बंद नहीं करता क्योंकि वो कई सालों की मेहनत होती है।
जब उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है, वो नुकसान को भी कुछ महीने बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो बोलता है कि अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं कैसे नुकसान कर सकता। बिल्कुल जावेद साहब, ये मसाइल आप सही कह रहे हैं, अपनी जगह पर हैं। अब मुझे आप ये बताएगा कि जो नई मुंतखब होने वाली हुकूमत है, जिसके लिए अभी बातें ये हो रही हैं कि उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे, इस मसले का हल क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जो इलेक्ट्रोल का तरीक़ेकार है, वही मैं तो बोलूँगा गलत है। जैसे टर्की के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए कि भाई इतने % वोट लोगे जब ही आप सक्सेस और कामयाब हो सकते हो और जब भी आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो। इस तरह दुनिया के कई मुल्क हैं जहाँ कंपलसरी वोटिंग की वो है कंडीशन, अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आप पर फाइन होगा, और आपको अगर आपने उसकी सही जस्टिफिकेशन नहीं दी कि मैं वोट नहीं डाला, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं मुल्क से बाहर था, तो आपको सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया जाएगा। जब तक आपका ये सिस्टम सही नहीं होगा तो आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। मैं चाहूंगी इफ्तिखार साहब, आपकी क्या राय है? ये जो नई आने वाली हुकूमत है, क्या आप बेहतर समझते हैं इन मसाइल के हल के लिए? क्योंकि अभी तो यही बताया गया कि जी IMF की वजह से मजबूरी है, तो 67% का इजाफा हो गया। आप क्या समझते हैं, होना क्या चाहिए? देखिए, ये नई गवर्नमेंट जो आ रही है, देखें ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए गवर्नमेंट अब आ रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट आ गई, 5 साल की लिए गवर्नमेंट आती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बननी यही गवर्नमेंट बनाती है। कम से कम 3-4 साल के लिए तो पॉलिसी दें ना हमें, ताकि हम अपना सिस्टम तो बना सके ना कि हमने कितने प्राइस में देना है, क्या बिजली की प्राइस होगी, क्या गैस की प्राइस होगी, क्या हमारी कॉस्ट होगी। 3-4 साल देखिए, हम जब भी बाहर मुआहदा करते हैं वो 6-8 महीने का मुआहदा होता है, एक्सपोर्ट का जितना भी मुआहदा है। इंडस्ट्री यहाँ भी जो सप्लाई करती है वो भी 4-6 महीने के लिए हिसाब से काम करती है। अगर आप फौरन 3 महीने बाद 2 महीने बाद प्राइसेस बढ़ा देंगे तो हमें तो 10-5% का मार्जिन होता है, वो अगर हम नुकसान उठा लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारे पास बर्दाश्त नहीं है कि हम नुकसान उठा सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, ये नई गवर्नमेंट आई है, ये बिजनेसमैन के साथ बैठे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी करे, और ये जो एनर्जी की प्राइसेस है सही। अभी सनतकारों को भी चाहिए कि आप फौरी तौर पर किसी तरह से राब्ता इनसे बहाल करें, और जो भी इंटरम सेटअप के अहदेदारान हैं उनसे मिलकर इस मसले का हल निकालें, क्योंकि इंडस्ट्री को बंद करना, सनतों को बंद करना कोई हल नहीं है। हम बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। हम नहीं चाहते बंद हो, लेकिन आप ऐसी प्राइस ले आएंगे कि हमें नुकसान होगा, तो इसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। हम तो बार बार आपके तवज्जुह से चले बैठ कर बात करके ही मसले का हल निकलता है। आप भी नहीं चाह रहे और वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई बेरोजगार हो। बहुत शुक्रिया आपका, इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और जावेद साहब, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और वही बात आ जाती है कि जब ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत हो तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। हम दूसरे ममालिक के दौरे तो बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी पॉलिसीज़ को अपने मुल्क में लागू नहीं करते हैं। मदद उनसे मांग लेते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि लॉन्ग रन हमारे लोगों को फ़ायदा हो, जो पॉलिसी वहाँ पर चल रही है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। भले इस सूरत में उनकी मदद ले ली जाए, हम इमदाद की सूरत में मदद ले लेते हैं और IMF का दरवाज़ा बार बार खटखटाते हैं। और ये कैसे मसाइल हैं कि जिन पर एक आम बंदा भी अब सोच रखता है, तो प्लीज़ इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो भी नहीं आने वाली हुकूमत है उसको इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब आपकी मुलाकात हम करवाएंगे एक और पाकिस्तानी कोफ पैमा से, जो कि साद मुनव्वर हैं, जिन्होंने हाल ही में एशिया से बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की है। वैसे तो ये चोटी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी नहीं है, लेकिन अगर हम एशिया से बाहर की बात करें तो हाइट के अतबार से इसे बुलंद तरीन कहा जा सकता है। नाम बड़ा डिफ़िकल्ट है, माउंट एकोंगगुआ। आई डोंट नो मैंने सही से प्रोनाउंस किया या नहीं। तो साद को हम वेलकम करते हैं। साद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने माशाल्लाह से चोटी सर की एशिया से बाहर। सबसे पहले ये बताइएगा कि माउंट एकोंगगुआ को सर करना एक मुश्किल मरहला क्यों था, और क्या वाकई एशिया के बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है? जी बिल्कुल, एशिया से बाहर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एकोंगगुआ है। ये अर्जेंटीना में वाक़ है। इसको सर करना मुश्किल इसलिए था, एक तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 7000 मीटर इसकी बुलंदी है, 6962 टू बी एग्जैक्ट। और दूसरा ये है कि कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सफ़र बहुत दूर था। सबसे पहले इस मुल्क में पहुँचना, इस पहाड़ तक पहुँचना, तो उसकी रसाई जिसे हम अप्रोच कहते हैं, वही काफ़ी मुश्किल थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की हमारी एक्सपीडिशन थी, तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग एक्सपीडिशन थी। और पूरी तरीके से हमें चैलेंज किया पहाड़ ने, और मेहनत आई, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमें अच्छा मौसम मिला
और अल्लाह ताला की रज़ा से समिट होगी। अच्छा साद, आपने मुझे करेक्ट कर दिया है, एकॉन का गोवा, इतना मुश्किल अब नाम नहीं लग रहा हूँ कि मैंने आपसे सुना है। तो आपने इससे पहले भी अफ्रीका और यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटियाँ वो सर की थी और वहाँ पहुँचकर अजानें भी दी थी, ये थोड़ा सा बताएंगे? और अगर इसी अंदाज में 2 तकबीरें अगर आप हमें सुना दें तो यकीन करें बहुत अच्छा लगेगा। जुम्मे का मुबारक दिन भी है। बेसिकली दिस इज इस प्रोजेक्ट का नाम है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी थ्रू एडवेंचर। तो this 7 summits is a part of this project, but this project is bigger than 7 summits. इस प्रोजेक्ट में दूसरी जगहों पे, उन जगहों पर जहाँ पे इससे पहले हम नहीं पहुँच पाए, हमारी रसाई नहीं थी, वहाँ तक पहुँच के उन इलाकों की चोटियों को सर करना है। और ना सिर्फ चोटियों को सर करना है, दरअसल उन इलाकों के साथ कनेक्ट करना है और उस इलाके का कल्चर, उस इलाके की जो भी तहजीब है, जो वहाँ के तौर तरीके हैं, जो वहाँ की रवायात हैं, जो वहाँ की ज़बान है, उन तमाम चीज़ों को पढ़ना, उससे सीखना और फिर जिसको कहा जाता है वननेस इन डाइवर्सिटी, कि हम उसको कंपेयर करें और ये बात साबित करें कि चाहे हम इंसान कहीं पर भी बसते हों, वो साउथ अमेरिका हो, वो अफ्रीका हो, वो यूरोप हो, वो कोई भी जगह हो, इंसानों के जो अंदरूनी कैफियत हैं वो सिमिलर हैं और जो पैगाम है वही मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है और साथ ही साथ एक दूसरे को स्पेस देने का, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का पैगाम है। सो डाइवर्सिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं और जो हमारा चैनल है जिसके थ्रू हम प्रमोट कर रहे हैं वो एडवेंचर है, बिकॉज ये वो चीज़ है जो हम करते हैं जिससे हम शगफ रखते हैं, जिसमें हम हुनर रखते हैं। तो एडवेंचर को इस्तेमाल में लाते हुए हम डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की अजान देने की, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अफ्रीका की चोटी का तो इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन यस यूरोप की हाईएस्ट पीक पे डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अजान दी। और ना सिर्फ इन चोटियों पे कोशिश ये रहती है कि जब भी किसी चोटी पर तक रसाई हो, पहुँचे, तो वहाँ जाके अल्लाह ताला का नाम बिल्कुल लें। और उसकी वजह ये है, उसकी मैं बैग जो उसके पसे कुछ जो सोच है वो भी मैं उजागर करना चाहूँगा। वो ये है कि कई मरतबा हम जब किसी काम की तकमील तक पहुँचते हैं, जैसे किसी चोटी के समिट पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे ये गलती हो सकती है हमसे कि हम इस माइंडसेट को सामने लेकर आएँ कि मैं अपनी ताकत से, अपने हुनर से, अपनी अक्लमंदी से, अपनी किसी भी कमाल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं इससे एग्री नहीं करता, कम से कम अपने लिए पर्सनली। और मुझे ये लगता है कि वो जो एक नातिया शेर है कि जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं थी, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं थी। तो मेरे लिए वो इस तरह का मौका होता है। मुझे ये लगता है कि यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, इसमें अल्लाह पाक का हाथ बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे मेरे फेलियर के रीजंस हो सकते थे, लेकिन उनसे बचा के मुझे उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। तो एक वजह ये भी है और दूसरा वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी महसूस होती है कि नहीं मालूम कि इस मकाम पे इससे पहले अल्लाह पाक का नाम लिया गया है कि नहीं लिया गया, इस फ़ज़ा ने, इस हवा ने, इस पहाड़ के इन पत्थरों ने, इन चट्टानों ने अल्लाह ताला की सना और हम इससे पहले सुनी है कि नहीं सुनी। तो वो एक मौका होता है और दैट इज़ वाई मैं समझता हूँ कि उसको यूटिलाइज़ किया जाए। सांस मुश्किल से आ रहा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो सांसें ज़्यादा लेनी पड़ती हैं अजान के दौरान, लेकिन इट्स ऑलवेज वेरी स्पेशल जब भी ऐसा मौका मिले तो उसको यूटिलाइज। अच्छा साद, आपके साथ साथी कोपेमा अब्दुल जोशी का ताल्लुक कहाँ से, और इस सफ़र को कोई ऐसा वाक़या जो दिलचस्प हो, कोई ऐसा तजुर्बा जो बिल्कुल नया हो, मैं चाहूँगी हमारे साथ शेयर करें आप। अब्दुल जोशी का ताल्लुक शिमशाल से है, जिसे माउंटेनियर्स, वैली ऑफ माउंटेनियर्स भी कहा जाता है, बिकॉज शिमशाल एक ऐसा गांव है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि माउंटेनियर्स दिए हैं। और अब्दुल जोशी पाकिस्तान के बेहतरीन मोस्ट टेक्निकली स्किल्ड माउंटेनियर्स में उनका शुमार होता है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बेहतरीन कोपेमा इससे पहले भी कर चुके हैं। कोई ख़ास बात मैं बताऊं तो एक बात यह है कि हमने 6000 मीटर की बुलंदी पे कैंप 3 पे चिकन निहारी खाई और हमारे वन ऑफ द स्पॉन्सर्स वाज जॉन फूड्स। उन्होंने हमें इनेबल किया कि हम डिहाइड्रेटेड फूड लेकर गए अपने साथ पाकिस्तान से ही, क्योंकि फ़ूड एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहा थ्रू आउट दिस एक्सपीडिशन, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत मुख्तलिफ था। तो हम कुछ खाना हाई एल्टीट्यूड कैंप्स के लिए पाकिस्तान से लेकर गए थे और बिल्कुल समिट पुश से पहले कैंप 3 पर हमने स्पाइसी चिकन निहारी खाई, जिससे हमें सर्द मौसम में भी गर्मी लग गई और पसीने आ गए।
ये तो बेहतरीन हो गया, ट्रीट हो गई, वो भी इतना ऊपर जाके। हमने सुना है कि आपने कुछ दस्तावेजी फिल्में, कुछ शॉर्ट फिल्म्स और 2 किताबें भी लिखी हैं, उनके बारे में बताइए। पहले किताबों का बताइए, सफ़रनामे हैं, क्या है ये? जी, मैंने 2 किताबें लिखी हैं। सबसे पहले चौवरी, जो कि K2 का लोकल नाम है, लोकल लैंग्वेज में जो उसका असल नाम है वो चौवरी है, और ये मैंने 2016 में लिखी, 2017 में पब्लिश हुई। इसी तरह दूसरी मेरी किताब है राकापोशी के साए में, ये मैंने 2017 में लिखी, 2018 में पब्लिश हुई। ये दोनों हम यही कह सकते हैं कि सफ़रनामे हैं। इसमें अहवाल है इन सफ़रों का जो मैंने किए K2 बेस कैंप और राकापोशी बेस कैंप के। लेकिन ना सिर्फ ये इसमें उस सफ़र का अहवाल है, इसमें साथ ही साथ उस इलाके के बारे में, उस इलाके के लोगों के बारे में। जैसे राकापोशी के साए में ख़ास तौर पे इस बारे में थी कि ये एक बड़ी यूनिक बात है दुनिया में कि इतने एक बुलंद पहाड़ जिसकी बुलंदी 7,788 मीटर है, यानी राकापोशी, उसके साए में बस्तियाँ बस्ती हैं और बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये एक बड़ी स्पेशल बात है। तो उस इलाके के बारे में भी लिखा, उस इलाके के लोगों के बारे में भी लिखा, उस इलाके के कल्चर के बारे में भी लिखा, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की ट्रेडिशंस, तो इन तमाम बातों पे लिखा। और जो डॉक्यूमेंट्री है मैंने मल्टीपल अब तो लिखी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आई थिंक ख़ास रही, स्पेशल रही, वो अनसंग हीरोज़ थी, जो कि पाकिस्तानी कोपेमाओं के मुतालिक थी और उनकी अचीवमेंट्स के मुतालिक थी, और कैसे बहुत सी उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अंडर अप्रिशिएटेड रहती हैं। तो इसमें बहुत सारे मशहूर और नामवर कोपेमा हमारे साथ शामिल थे। इसमें अली सिपारा भाई थे, सरबाज थे, अब्दुल जोशी थे, कुछ हमारी फीमेल माउंटेनियर्स थी रदीला शिमशाल वैली से, तो वो एक स्पेशल थी। उसके बाद शिमशाल पे भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, K2 बेसिन के सफ़र पे भी एक व्लॉग सीरीज़ बनाई। तो ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनमें एज अ राइटर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा साथ, आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोपेमाओं के लिए क्या क्या सहूलियात हैं और क्या क्या आपकी नज़र में होनी चाहिए? सहूलियात जो मौजूद हैं वो तो बस पहाड़ मौजूद है मेरे ख्याल में, कि पहाड़ है तो कोपेमाई की जा सकती है। बाकी जो एक सिस्टम होता है किसी भी स्पोर्ट का, तो आई थिंक क्रिकेट के अलावा मोस्टली स्पोर्ट्स में वो मिसिंग है हमारे यहाँ। जैसे फुटबॉल में भी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है क्वालिफायर्स के लिए वर्ल्ड कप के, लेकिन हमारे यहाँ मैचेस नहीं हो पा रहे या उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज हमारे पास ग्राउंड्स ही नहीं हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कि जहाँ पे इस सतह के मैचेस रखे जा सके। तो ऐसा ही है माउंटेनियरिंग में भी हमारे पास इंश्योरेंस की कोई फैसिलिटी नहीं रही फॉर अ लॉन्ग टाइम। उस पर भी काम करके लोगों ने अपनी मेहताब के तहत उस पर काम किया और उस पर कुछ बेहतरी अभी सामने आई है। इसी तरह रेस्क्यू के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेनिंग्स ना होने हैं, स्कूल ना होने के मसाइल हैं। तो मसाइल बहुत सारे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पे करम है कि पहाड़ हैं और जो एक नेचुरल जो आपको अली सिपारा का हादसा भी याद होगा, क्या समझते हैं आपके इस वक्त पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए जो इक़दामात किए गए हैं क्या वो काफ़ी हैं? कि आपको नहीं लगता कि हमारे पास K2 जैसी चोटी है जिसके लिए शायद बेहतर इंतज़ामात हों तो हम हज़ारों सियाहों को पाकिस्तान ला सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि अगर बेहतर इंतज़ामात हों तो बहुत बेहतरी आ सकती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंतज़ामात या इंफ्रास्ट्रक्चर या गेम सिस्टम, इसी को बिल्ड करने की ज़रूरत है। हम बारहा अक्सर बात करते हैं कि हमारे यहाँ टूरिज़म की प्रमोशन की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ प्रमोशन से ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ बहुत सारे कोपेमा या बहुत सारे एडवेंचर टूरिस्ट आ भी जाएँ तो क्या आपके पास इतने होटल्स हैं, क्या आपके पास फ्लाइट्स हैं, क्या आपके पास तमाम तर वो फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट की आपके पास फ्रेंचाइजीज हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा साहब, इसमें बहुत काम होने वाला है, इसको तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। कीप शाइनिंग ऑन पीक्स, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। और अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक।
अभी जनाब बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो कि मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं और मैं उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि फ़िल्मी शायकीन के लिए आज का दिन खासा अहम है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की स्टार अदाकारा आयशा उमर ने बतौर प्रोड्यूसर और अदाकारा फ़िल्म में काम किया है। नई पाकिस्तानी फ़िल्म है टकसाली गेट, आज बड़े पर्दे पर जलवागर होने जा रही है। फ़िल्म का ट्रेलर देखकर ही आप समझ सकते हैं कि लाहौर का कदीम जो टकसाली गेट है, जो कि आज भी अवाम में इंतहाई मकबूल है, और इस फिल्म की शूटिंग भी इसी के अतराफ में हुई है। वेरी इंप्रेसिव ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा है मुझे, और बाकी स्टोरी को समझना मुश्किल है कि हो क्या रहा है, लेकिन नो डाउट जो एम्बियंस था, वो जो लाहौर का टकसाली गेट का वो जो एक माहौल होता है ना, उसको बड़े अच्छे से पिक्चराइज किया गया, शूट किया गया। तो उमर, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, तो हमें तो बहुत मज़ा आया जब हमें बताया गया कि ये फ़िल्म शूट करने के लिए जो है वो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, लाहौर में जाके उस एरिया में जाके आपको शूट करने का मौका मिलेगा, इन बड़े लोगों के साथ काम करने का जिनको आप देखते देखते बड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल करूँगा, और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि आमतौर पर आप जब शूट कर रहे होते हैं तो वो फिल्म को सेट्स पर ले जाते हैं ताकि वो हलचल से मचा जाए, वहाँ पर ज़्यादा लोग तंग ना करें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हम टकसाली के इलाका में ही शूट करेंगे और वहीं रहेंगे, अच्छा, अब टकसाली का इलाका जिसको चूज़ किया गया है, और यहाँ फिर जो टॉपिक इसमें उन्होंने उठाया है ना, वो भी कोई हल्का टॉपिक नहीं है, उस पर टैबूज आपको पता है, उस पर बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में ऐसी जगहों पर जाकर शूट करना और इस तरह के टॉपिक को उठाना, ये भी मुश्किल बात है, बिल्कुल सही है। और ये तो इसमें कुछ फेस करना पड़ा आप लोगों को, प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, ऐसे हम सरप्राइजिंगली हमें लग रहा था कि थोड़े से मसले मसाइल होंगे। होता है ना, अक्सर आप शूट करने जाते हैं तो मोहल्ले वाले एतराज़ कर देते हैं, नहीं भैया क्या आप लोगों ने शुरू की हुई उल्टी हरकतें बंद करो, ये और जिस तरह। लेकिन वहाँ पे लोग बहुत सपोर्टिव थे हमारे लिए, क्योंकि रश हो जाता था, काफ़ी लोग आ जाते थे, इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे, एक दफ़ा कहने की देर होती थी यार एक अब कोई बोलेगा नहीं। अच्छा। तो फिर वो जितने लोग होते थे वो हमारे साथ हो जाते थे, मतलब अक्सर कोई उनका अपना बंदा कोई पीछे वाला बोल रहा होता था, उन्हें कहते यार चुप कर जाओ, तो हमें नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती थी, फिर वही लोग जो है जिम्मेदारी संभालते थे। तो मेरे ख्याल से इस जगह ने और उन लोगों ने भी ना एक कैरेक्टर ऐड किया इस फिल्म में, जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा जब आप फिल्म देखेंगे। तो अच्छा, मुझे ये पता है कि जब स्क्रिप्ट आपको मिला तो वो कौन सी बात थी जिसने आपको क्लिक किया और आपने कहा कि नहीं मुझे ये लाजमी करना है? स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ, पहली बात तो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ। तो कहानी किसने लिखी? ये हमारे डायरेक्टर अबू लेहा हैं, उन्होंने ही लिखी है, उन्हीं की कहानी है और उन्होंने लिखी है। प्रोड्यूस इसको किया है बैरिस्टर शबीर शाह जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उसके अलावा वकास रिजवी और आयशा उमर तो हैं ही प्रोड्यूसर। तो ये इन सब लोगों की एक मिली भगत है, एक इन लोगों की एक जॉइंट वेंचर है कि सब लोग एक साथ मिले और उन्होंने फिर कहा कि हम इस कहानी पर जो है वो फिल्म बनाएंगे। आपको क्या अच्छा लगा अपने कैरेक्टर के हवाले से? इसमें मेरा जो काम था और जो मेरी कैरेक्टर आर्क थी, अगर मैं आपको डिटेल में बताना शुरू हुआ तो फिल्म काफ़ी हद तक रिवील हो जाएगी, तो वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि जब उन्होंने मुझे बताया कि आपका कैरेक्टर इन नुआंसेस से गुजरेगा, ये उसके जो है वो फैक्टर्स होंगे जो आपको इंक्लूड करने होंगे, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है, लेट्स डू इट। मैं तो वहीं सेल हो गया। फिर उन्होंने जब मुझे कहा कि इसमें ये नाम है, आयशा उमर है, यासिर हुसैन है, नहीं ये रिजाज हैं, बाबर अली हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल डन सर सोल्ड बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट, मैंने कहा नहीं आप यस करें बस। अच्छा, वैसे आजकल मैं देख रही हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत सारी फीचर फिल्म्स हैं, ये शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि बाहर ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हो रही हैं, लोग उन पे बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे इन मूवीज़ के लिए इतना काम नहीं हो रहा जो प्रॉपर बड़े पर्दे पर यहाँ पे पाकिस्तान में उस तरह रिलीज़ होती हैं, और अगर रिलीज़ हो भी तो उस तरह चल नहीं रही है। उसकी वजह क्या है? फिल्म को ना आमतौर पर अगर आप पहले फेस्टिवल्स में भेज दें ना फिल्म को, तो फेस्टिवल में अगर उसने कोई पोजीशन ले ली, कुछ भी अपने आप को कहीं भी उसने स्टैंड आउट करवा लिया, तो फिर उसके बाद हाइप क्रिएट हो जाती है। जो हाइप क्रिएट होती है, जो सिनेमा गोअर्स होते हैं लोग, वो फिर जाकर देखना पसंद करते हैं उसको। हमारी एक फिल्म थी जॉयलैंड, उसका ये मामला हुआ। इन फ्लेम्स थी, उसको भी इसी तरह से किसी फेस्टिवल में रिकग्निशन मिली, तो उसके बाद भी उसकी भी लिए भी हुआ। वक्री फिल्म थी, उसका भी यही हुआ। इस फिल्म को भी हम फेस्टिवल में भेज रहे हैं इंशाल्लाह। इसके 2 वर्जन्स निकाले हैं, एक जो सिनेमा के लिए है और एक जो फेस्टिवल के लिए, जो मतलब बिल्कुल जैसी फिल्म हमने शूट की थी वैसी होगी, सेंसर्ड इतना नहीं होता उसमें। तो वो वंस वहाँ पर चली जाएगी तो फिर उसके बाद जो है आपको ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड है, मतलब ये स्टोरी जो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रू स्टोरी नहीं है ये। लेकिन ये है कि बहुत रियल है,
बहुत रियल उन्होंने रखी हैं सब चीज़ें। आपको अक्सर इस तरह के किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती होंगी। आप बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, जब टकसाली गेट की तरफ आप लोग रहे हैं तो मेरा ख्याल है नाश्ते तो आप लोगों ने खूब किए होंगे। जो लाहौरी अंदरून लाहौर के नाश्ते होते हैं ना, वो पाए और वो छोले और वो नान कुलचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने फीस्ट किया उसको कि प्रॉपर जब हमें पता चलता था, हम ऐसा करते थे कि हमारे साथ वहाँ पे शहरियार चीमा हैं जो कि शफकत चीमा साहब के बेटे हैं, वो हमारे साथ कर रहे थे काम, तो उनसे हम पूछते थे वो लाहौर के कि यार बताओ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। वो फिर रोज़ाना बताता था आज ये वाली डिश, आज हम ये खाएंगे, आज ये वहाँ की फ़लाँ जगह की ये खाएंगे, फ़लाँ जगह की ये खाएंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। बेसिकली आप वैसे कराची में होते हैं? बिल्कुल, मैं कराची में होता हूँ। ओके, फिर तो खैर वाकई आपके लिए फीस्ट होगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अच्छा जी, और बड़ी एक ज़बरदस्त अदाकारा जो कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है और मेरी बहुत फेवरेट भी है और माशाल्लाह से हसीन, वो भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करने वाली हैं, तो मैं बिल्कुल उनको भी आपसे मिलवाती हूँ। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा चाह रही हूँ कि उमर कोई ऐसा वाक़या एक जो कि मेरा ख्याल है कि आपको हमेशा याद रहेगा, जो कि शूट के दौरान हुआ हो, ज़रा कुछ बताएंगे, हमसे शेयर करेंगे मेमोरीज़? जी जी बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली भी बताया था एक जगह कि हुआ ऐसा था कि बाबर अली साहब, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, मुझे मार पड़ रही है ट्रेलर में, बाबर अली साहब मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं, मैं ऐसे तो उसमें वो एक थोड़ा लंबा सीक्वेंस है मार खाने का मेरा ना, तो मुझे वो मार रहे थे, मार में पड़ गई होगी। ओहो, उन्होंने नहीं, वो भी फिल्मी अदाकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मायम इस तरह से किया कि लगेगा बहुत आपको कि कमाल फेंटी पड़ी है मुझे लेकिन जो है मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, जितनी उस फिल्म की इंटेंसिटी या उस फाइट सीक्वेंस की इंटेंसिटी से आपको लगेगा। फिर वहाँ पे अब मार रहे हैं मुझे, बाज़ार के अंदर लेकर जा रहे हैं मारते मारते, रास्ते एक खातून आती हैं, एक बूढ़ी सी अम्मा थी, वो आके कहती हैं वे पुत क्यों मारना पे हैं तो वो रुक के कहते हैं अम्मा जी तुसी जाओ, मेहरबानी तुसी जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वैसे मैंने ना लाहौर के लोगों में ये चीज़ देखी है, शायद अब यहाँ मुझे फील होता है कि ज़ाहिर है अपार्टमेंट लाइफ है, लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स में होते हैं, इतना नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, या घर हैं तो वो भी अलग अलग होते हैं। लेकिन लाहौर में, अंदरून लाहौर में अभी भी एक कल्चर मौजूद है कि लोग गुजरते हुए देखते हैं कि हाँ कोई परेशान है तो उसकी मदद की जाए या देखें कि क्या हो रहा है। ये है अंदरून साइड पे, वहाँ पर एहसास काफ़ी ज़्यादा लोगों में, यहाँ की ये लाइफ जो है वो बहुत तेज़ बिजी है, बहुत बिजी लाइफ है, आपको जो है वो नहीं मौका मिलता, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप रुक कर देख लें कि अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपको पहुँचना होता है लेट, बहुत जल्दी जल्दी इस वजह से। तो अब इंतज़ार जो है वो मैं चाहूँगी इसकी घड़ी ख़त्म हो जाए और गॉर्जियस आयशा उमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आयशा आ जाए, जल्दी से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे स्टार्स के लिए भी मैं शुरू में बात करती हूँ, सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है आप लोग? वैसे नहीं, मैं तो सुबह उठ जाती हूँ 7 बजे। मेरी एक्चुअली अभी एक फ़्लाइट है, सीधी एयरपोर्ट जा रही थी, एंड जो गाड़ी आई लेने तो उसमें उमर भी थे और मेरे 3 सूटकेसेस, और आई एम रियली सॉरी, मुझे अपनी गाड़ी निकलवानी पड़ी, उसमें सामान शिफ्ट हुआ, उसमें चीज़ें शिफ्ट हुई, क्योंकि मैंने इन्फॉर्म किया था मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरा बहुत सामान होगा साथ। आई एम रियली सॉरी फॉर नो, इट्स टोटली ओके, नो नॉट एट ऑल। वो ऑब्वियसली यार, वो जब आप एयरपोर्ट जा रहे होते हैं ना, बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली जब हमने भी बुलाया हुआ था तो एक पैनिक सा हो जाता है, आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई होगी। हाँ, लेकिन मैं नहीं, मुझे ना एक्चुअली मैं बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हूँ, उमर को भी पता है, एक एक चीज़ इन्फॉर्म करती हूँ पहले से, लेकिन मिडिल में 2-3 लोग आ गए, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि मेरी रिक्वायरमेंट्स होती है, मुझे गाड़ी में सीट बेल्ट चाहिए होती है, आई डोंट सिट विदाउट अ सीट बेल्ट बिकॉज मेरे 2 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। हाँ, तो उसके बाद मैंने ये तहैया कर लिया था कि मैं सीट बेल्ट के बगैर वाली गाड़ी में, तो जो आपकी गाड़ी आई उसमें सीट बेल्ट नहीं थी। चले जी, सो सॉरी। अच्छा, इस वक्त यासिर हुसैन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगी। यासिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह से सभी प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और इसी वजह से सुबह सुबह उठते भी हैं और सब कुछ प्लान किया। यासिर आ गए लाइन पे? जी यासिर, आप सुन रहे हैं हमें? वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने आपको सलाम का जवाब दिया, आप सुननी नहीं, मैं चाहूंगी जरा आवाज थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि ये दोनों भी सुन सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा, अस्सलाम वालेकुम। यासिर, मुबारक हो भाई, हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, जबरदस्त, सो एक्साइटिंग। आयशा, मैं लाहौर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। उनको जारी होगी, अभी आपको आवाज आएगी, वो कह रहे हैं मैं लाहौर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आयशा, कनेक्टेड इन सोल एंड स्पिरिट, बहाल हो रहा है, मेरे तक आवाज आ रही है, आप दोनों तक नहीं आ रही। हाँ भाई, आज बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, बहुत बड़ा दिन है, बिल्कुल। 16 फरवरी आज हमारी फिल्म टकसाली गेट सिनेमाज में ऑल अक्रॉस पाकिस्तान रिलीज हो रही है,
आई थिंक पहला शो हमारा आफ्टरनून में, इवनिंग में, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग 3 नहीं बजे का पता। ही होता है ना, 3 हाँ, बजे का शो बहुत एक्साइटेड है हम सब। वैसे मुझे ये बताएगा कि ये जो सफ़र था जब ये शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ और थ्रू आउट कैसा जर्नी था, एक्सपीरियंस कैसा था? आप तो बतौर प्रोड्यूसर आई थिंक सो आपकी फर्स्ट फिल्म है, उमर बता चुके हैं, अब आप बताइए। पहले मुझे बताएं कि मेरे बाल बहुत स्ट्रेंज तो नहीं लग रहे? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छी लग रही है, सामने देखें क्योंकि मेरे बालों को आप कुछ बहुत नहीं अच्छी लग और स्पेशली जो आपका हेयर डाई का कलर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो thank अब you. आप हाँ, और वाइट कलर में तो इंसान वैसे ही बड़ा ग्रेसफुल है। लेकिन अच्छा, बाय द वे मैंने अपनी एक क्लोथिंग कलेक्शन भी लॉन्च की है ना, तो ये मेरी अपनी क्लोथिंग लाइन का आउटफिट है। वेरी नाइस। जैकेट तो आप नाज़रीन देख सकते हैं जैकेट भी आयशा की पहन की है। बिल्कुल भी नहीं, ये जो कपड़े गलत बात ना करो। आउटफिट वेयर किया। मैंने अभी लेदर जैकेट्स बॉयज के लिए बनानी शुरू नहीं की, लेकिन बहुत अच्छी जैकेट है उमर। थैंक यू सो मच। वाओ, बनानी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, जर्नी तो एक पूरे साल का जर्नी था। अच्छा, एग्जैक्टली 1 year ago अबू अलीहा ने ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई स्टोरी, और फिर हमने डिसाइड किया कि ये तो स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हालांकि ये टॉपिक बड़ा सख्त किस्म का था, लोग इसको नहीं खाते। नहीं, सख्त तो नहीं है, बहुत रियल टॉपिक है, बहुत प्रेवलेंट है हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में। एंड टॉपिक इज़ अ वेरी रेलिवेंट एंड अ वेरी, आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, ट्रिगरिंग भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और इसको हैंडल करना इस तरह मुश्किल होता है कि आप जो बात करें उसकी इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुँचे, सही मैसेज पहुँचे। तो बड़ी अच्छी तरीके से अबू अलीहा ने इस सब्जेक्ट को लेके इसके अराउंड एक प्लॉट लिखा जो एक डाइजेस्टिबल वे में व्यूअर्स और ऑडियंसेस के पास पहुँचे, और हर किस्म का बंदा समझ सके, हर तबके का बंदा समझ सके, क्योंकि वी डोंट वांट टू एलियनेट द मैसेज ऑल्सो ना। ऐसे वे में ये फिल्म बनी है, ऐसी स्टोरी डेवलप की और ऐसी कैरेक्टराइजेशन हुई कि जो बात हम कर रहे हैं वो पहुंच जाए लोगों तक और डाइजेस्टिबल वे में पहुंचे। अच्छा, वैसे मैंने अभी जो ट्रेलर देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेलर इस तरह का कुछ पता नहीं चल रहा स्टोरी का ना, लेकिन कुछ ऐसे वर्डिंग आपको क्या लगा? What is it about? देखिए, मुझे ट्रेलर तो बहुत इम्प्रेसिव लगा है, मुझे पता है कि ये मूवी देखने वाली है, लेकिन ट्रेलर देख के आपको क्या लगा कि फिल्म किस चीज़ के बारे में है? ये क्या इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं कि हम? ये कुछ ना वायलेंस जो कि आपको अपने घरों में थोड़े इनजस्टिस, बिल्कुल मतलब आप बयान नहीं करते लेकिन आप उससे गुजर रहे होते हैं, ये कुछ उसको हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यही है, ये भी पास हो गई, ये भी हिस्सा है उसका। बट ऑब्वियसली हम डिस्कशंस बहुत सारे कर चुके हैं, है तो ये क्राइम थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री भी है, और इसमें डार्क ह्यूमर भी है, इसमें कॉमिक मोमेंट्स भी हैं, इसमें बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी हैं। लेकिन जो लैंग्वेज मैंने देखा बड़ी ब्लंट यूज की गई है, बड़ी ब्लंट है। देखिए, पंजाब में लोग इसी तरह बात करते हैं, दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये तो कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना, अभी ये क्या दिखा रहे हैं, ये बच्चे क्या देख के बोलेंगे, ये किस तरह की लैंग्वेज है। एक रेटिंग है, छोटे बच्चों के लिए तो फिल्म है भी नहीं, इट्स अबव 13। अच्छा। लेकिन टीनेजर्स के लिए है, क्योंकि टीनेजर्स की ही कहानी है। ये टीनेजर बने हुए हैं फिल्म में। टीनेजर हैं आप या 21-22 साल? 22 साल का, 22 साल के, हाँ। लेकिन कहानी यूथ की है, और उसमें जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिलीज, उनके इर्द गिर्द, उनके मोहल्ले के लोग, किस तरह वो डील करते हैं एक सिचुएशन से। 3 दिन की कहानी है ये सिर्फ। अच्छा, 3 से 4 दिन की। और हाँ। पूरा 1 साल लगा इसको बनाने में? नहीं, शूट करने में वाज 1 month। अच्छा, 1 month। लेकिन शूटिंग एक फिल्म की तो पहला मरहला होता है ना, उसके बाद आपकी पोस्ट, उसके बाद कलर ग्रेडिंग, उसके बाद म्यूजिक पे काम। अब चूंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे वो सारे मरहलों का अच्छी तरह पता चल गया है। फिर हमने एक एडिट देखी, पहला कट, उसके बाद हमने देखा कि इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सो देन वी शॉट अनदर सीक्वेंस। एक लीगल बैटल भी है इस फिल्म में जो आपको सेशंस कोर्ट में लेके जाएगी, कि वहाँ एक सिचुएशन भी है। तो बहुत रियलिस्टिक अक्कासी है ये सोसाइटी की। जबरदस्त। अच्छा, मैं चाहूंगी कि यासिर काफी देर से खामोश है और होपफुली उनकी आवाज आप दोनों तक भी पहुंचेगी। हाँ। तो यासिर, मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब स्क्रिप्ट आपको मिला? स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपने क्या सोचा और किस तरह आपने फौरन से हामी भरी कि हाँ मुझे करना चाहिए? पहले तो मुझे बताइए क्या मेरी आवाज मेरे दोस्त सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊंचा बोलना होगा यासिर।
हाँ जी बिल्कुल, मैं फेफड़े निकाल बाहर रख दिए लेकिन अभी तक आवाज कह रहे नहीं फेफड़े पहुंची। निकाल के बाहर रख नहीं नहीं, अब आ रही है आवाज। हाँ हाँ, बोले बोले। अच्छा, हाँ, सबको सलाम, बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम सलाम। आज जो है ये हमारे लिए बड़ा तारीखी दिन है क्योंकि Yes. हम सब पहले फिल्म कर चुके हैं लेकिन ऐसी फिल्म अब तक हमने नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। जो इतनी रियलिस्टिक हो, इतनी ज्यादा दिल को लगने वाली हो और अगर ये फिल्म इंशाल्लाह अवाम के दिलों तक पहुंचेगी तो हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि हमें लगेगा कि हमने जो काम किया, जो मेहनत की वो रायगा नहीं गई। सही। तो अब और यासिर, ऐसी मैसेज ओरिएंटेड फिल्में जो होती हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट होता है, कोई सब्सटेंस होता है, किसी इशू पे बात होती है और साथ साथ की कहानी बहुत अच्छी हो, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा हो, उसकी मेकिंग बहुत अच्छी हो, फिर आयशा जैसे, उमर जैसे और नैयर साहब और बाबर अली साहब जैसे और इफ़त जैसे बड़े फनकार उसके अंदर इतना अच्छा कैरेक्टर नैयर एजाज के ऐसी फिल्में बार बार बनती हैं। ये बहुत बहुत कम ऐसे चांस मिलते हैं एज एन एक्टर भी आपको ऐसे कैरेक्टर करने के। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सब उससे जुड़े और ये हमें भी ना, जब हमने प्रमोशंस करनी शुरू की हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमारे सामने आनी शुरू हुई है तो हमें अंदाजा हुआ कि हम किस प्रोजेक्ट का पार्ट है। सही। अच्छा यासिर, मैं डेफिनेटली आप लोगों से पूछे, इससे पहले आप लोगों ने कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं की, क्या वजह है कि कोई फिल्म इससे पहले ऐसी बनी नहीं या कोई कैरेक्टर आपको ऐसा अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इस पर हम लाजमी बात करेंगे। लेकिन मेरे मेहमान, बड़े प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक मुझे छोटा सा लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस, स्टे विद अस यासिर। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। और जाते जाते मैंने एक सवाल छोड़ा था क्योंकि यासिर ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में से पहले ऐसी मूवी नहीं बनी। तो मेरा ख्याल है आयशा आप बताएं कि इसकी वजह क्या है, क्या वो फैक्टर है इसमें जो पहले मिसिंग रहा? आयशा उमर एज प्रोड्यूसर नहीं था। नहीं अबू अलीहा, जो जिनका एक्चुअली नाम तो अली है, तो वो एक राइटर भी हैं और वो डायरेक्टर भी हैं और वही कैप्टन है हमारे शिप के। मुझे लगता है कि लोग डरते हैं ऐसी फिल्म्स में पैसे लगाने से, ऐसी फिल्म्स में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनको ये होता है कि रिटर्न शायद मिले या ना मिले, और वजह है उनका डर क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, इट इज़ अ स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स इट इज़ डेवलपिंग एंड जो भी लोग फिल्म बना रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मैं कहती हूँ उनको सलाम है, सलूट है, जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्रू, कास्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू मेक अ फिल्म इन पाकिस्तान गिवन द सर्कमस्टांसेस। परमिशंस लेना, बहुत मरहले होते हैं, सेंसर बोर्ड से पास करवाना, एक्टर्स की डेट्स मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत इश्यूज होते हैं। सो एक लिमिटेड बजट में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आपका एक अनलिमिटेड बजट हो then it's easier, of अच्छा, course. अब एक चीज और जो कि मैंने आज की, हाँ, लेकिन मैंने जवाब पूरा करना है कि okay. ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनी। आई थिंक कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे डायलॉग्स और डिबेट्स शुरू हुए हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे द मी टू मूवमेंट, राइट, फेमिनिज्म के बारे में बात शुरू हुई है पिछले 3-4 सालों में। अभी भी बहुत वेग है कि भाई फेमिनिज्म है क्या चीज़। कुछ लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म मीन्स कि भाई औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं या वी डोंट लाइक मैन। नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। फेमिनिज्म एक टर्म है जिसका मतलब है कि सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए, सारे जेंडर्स के। सो ऐसे बहुत सारे डिबेट शुरू हुए हैं और अब वो आई वुड से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं हमारे सिनेमा में भी। इसीलिए ऐसी फिल्म्स, अब मुझे लगता है कि आपने पिछली 3-4 फिल्म्स देखी होंगी विद फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स, तो लोग अब स्टेप्स ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ, ये जो भी आपने फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स की बात की है ना, मैंने बहुत सारे फिल्म मेकर्स देखे हैं जो कि फीमेल सेंट्रिक ही फीचर फिल्म्स बना रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि जो बाहर नॉमिनेट हों फेस्टिवल्स में, जिसमें कि ख़वातीन के इस्तेसाल की बात हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हमें हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन फेस कुछ और भी हैं हम लोगों के यहाँ। औरतों को जिस तरह रिस्पेक्ट मिलती है कि आप बाहर निकले ना, बसों में लोग खड़े हो जाते हैं, उनको जगह देते हैं बैठने की। आप बैंक्स में जाएं, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनको कहते हैं आप पहले आ जाएं। इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ज़्यादा देर खड़ी होंगी तो हरास होंगी, राइट? क्या रीज़न? एक सेकंड, रीज़न क्या है?
उनको पता है कि यार इनको बिठा दो, इनको सेफ कर दो, इनको पहले आने दो, क्योंकि जितना टाइम वो मर्दों के इर्द गिर्द खड़ी होंगी कोई ना कोई उनको हरास कर रहा उमर, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात बिल्कुल से? बिल्कुल ऐसा ही है बात कि तो सही है ना? आप जो रिस्पेक्ट जो है वो दिल से करते हैं आप लोगों हाँ। को खवातीन की, कि प्लीज आप पहले चल Of जाएं। course, अच्छे आप लोग भी हैं। घर से निकली हुई हैं तो आप मतलब यानी कि आपके लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं है ये। लेकिन इस तरह से। अगर एक ऐसी एनवायरनमेंट होती जहाँ जब खवातीन घर से निकलें उनको पता हो कि हमें कोई तंग नहीं करेगा, हमें कोई हरास नहीं करेगा, कोई चुटकी नहीं काट लेगा, कोई हाथ नहीं लगा लेगा, तो वो भी खुशी खुशी वेट करेंगी लाइनों में, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। आई एम सीरियस अबाउट दिस, सीरियसली थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को पता है कि यार प्रोटेक्ट इसीलिए करना है क्योंकि नहीं है सेफ। तो ये जब आप लोग बात करते हैं ना कि खवातीन को बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, वो उसी डर में मिल रही होती है। इट हैज़ टू बी विदाउट एनी फियर। नहीं, डर नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट का भी एक एलिमेंट वो तो है, है। जहाँ पर ये बात है ना, बिल्कुल। ये दूर इलाके जो हैं हमारे देही इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा सा मसला ज़्यादा होता है। उसका ये कि एजुकेशन की कमी है बेसिकली, लोगों के सही पास ना बात है। एजुकेशन की कमी Awareness है, और अवेयरनेस education की नहीं है कमी है। कि किस तरह से जब उमर पॉलिटिक्स में आएंगे ना और जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह एक दिन, तो सबसे पहली चीज जो आपने ठीक करनी है एजुकेशन। मेरी पॉलिसी ही ये होगी कि मैं एजुकेशन जो पता है आम जब वो लोग बड़ा ना ब्लंटली इस पे टॉक करते हैं कि भाई ये लोगों को तो शायद इसीलिए कम इल्म रखा ही इसलिए गया कि कहीं इन्हें अकल ना आ जाए, बिल्कुल सही तो है। फिर ये हमें चुनेंगे। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। ऐसा ही सही बोला, इत्तेफाक मुत्तफिक कर हैं, बिल्कुल। अच्छा यासिर, आपके क्या व्यूज हैं इस हवाले से? बहुत फीमेल सेंट्रिक मूवीज बन रही हैं, फिर जो फिल्म मेकर्स हैं वो फीचर बहुत तो नहीं बन रही। अच्छा, मतलब अब तीन चार जो पिछले कुछ महीनों में वो फीमेल सेंट्रिक ही बनी है। तो यासिर, आपकी क्या इस हवाले से राय है? क्या वजह है कि खवातीन के इस चेहरे को यानी कि यहाँ उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में उनको ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है? लेकिन दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि फिल्म में औरत का होना बड़ा जरूरी है। मुझे शेयर है ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो वो रंग तभी ऐड होता है जब आप किसी खूबसूरत चेहरे को देखते हैं, और अमूमन वो एक खातून के रूप में होता है। अगर आप टीवी ड्रामा भी देखें तो वो औरत के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि व्यूअर ज्यादातर औरत होती है। फिल्म में जो आप कह रहे हैं कि ज्यादा वुमेन सेंट्रिक बन रही है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जितनी फिल्म आई हैं पाकिस्तान की या इंडिया की भी, उनमें से बहुत मेरे ख्याल में वुमेन सेंट्रिक बननी चाहिए, लेकिन नहीं बनती, क्योंकि जो सिनेमा की ऑडियंस है वो अमूमन मर्द होते हैं। ज्यादातर जो है वो दोस्त मिलके चले गए आपस में, या कजन्स मिलके चले गए आपस में। और अगर आप दूसरे छोटे इलाकों में देखें तो वहाँ तो खवातीन का सिनेमा जाना कुछ इतना ज्यादा मुनासिब भी नहीं समझा जाता। तो खवातीन जो है हमारी व्यूअर नहीं है, इसलिए उसके लिए फिल्म कम बनाई जाती है, वरना ज्यादा बननी चाहिए। आजकल जो नजर आ रही है सिर्फ इसलिए कि अभी लेटली पाकिस्तान में एक फरियाल महमूद की फिल्म आई थी और एक अभी नायाब आई है। तो ये दो फिल्में हैं जो विमेन सेंट्रिक हैं। और बाय द वे हमारी फिल्म जो है वक्री भी एक मूवी आई है, वो भी आई थिंक है, मगर ये बड़ी बराबर फिल्म है। हमारी फिल्म बराबर है, बिल्कुल। हमारी फिल्म विमेन सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। इसमें हाँ एक बहुत सारी चीजों को टच किया है, जो औरतों के मसाइल हैं उनके बारे में बात की गई है, ये जरूर है, लेकिन ये विमेन सेंट्रिक फिल्म बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़ी जबरदस्त। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा था यासिर कि ये इससे पहले हिस्ट्री में ऐसी मूवी नहीं बनी है और आपने भी कभी इस तरह की किसी मूवी में काम नहीं किया था, वो क्या फैक्टर है, वो क्या वजह है जिसपे जो आप ये सोचने पर मजबूर हुए कि वाकई भाई इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ? भाई आप देखिए ना, मैं इसलिए हिस्ट्री की बात इसलिए की है मैंने कि लाहौर जो है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा रिच है। मतलब बादशाहों शहनशाहों से लेकर और उसके बाद जब अंग्रेज आए और उसके बाद जब ये मुल्क के दो टुकड़े हुए, तब भी जो लाहौर शहर है उसकी आप इम्पोर्टेंस से कभी इनकार नहीं कर पाए कल्चरली। तो लाहौर का जो अंदरून जो दिल है लाहौर का, उसकी कहानी है ये। और ये कहानी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में सब लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने रियल लोकेशंस पे इसको शूट किया है। और ये उन इलाकों की कहानी है जिसके बारे में लोगों को अभी तक जो है ना वो है कि यार ये कैसी जगह है, क्यूरियोसिटी है, ऐसा नहीं होता है, क्यूरियोसिटी ऐसी। हाँ, क्यूरियोसिटी अभी तक जो है ना उसकी बरकरार है। चलें फिर तो लाजमी मूवी देखनी चाहिए बतौर लाहौरी, तो मैं लाजमी देखूंगी कि आपने अंदरून यासिर इज राइट कि फीमेल से कोई भी अगर अंदरून लाहौर गया है कभी नाश्ता करने के लिए, तो उसको कई जगहें ऐसी नजर आएंगी जहाँ से वो गुजरा होगा। यस, मैं तो नहीं, यासिर मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करती हूँ कि फीमेल सेंट्रिक
व्हाट वी मेंट टू से वाज कि जो प्लॉट है मेन वो एक लड़की के अराउंड जी। घूम रहा है, सही। उसके साथ हाँ जितने जी, लोग बिल्कुल, जुड़े हुए हैं, जो मर्द भी हैं, जैसे उसकी हाँ, फैमिली बिल्कुल। हुई, नेबरहुड हुआ, बिल्कुल। वो सारे उनकी जिंदगियां कैसे अफेक्ट हो रही हैं. सो बाय फीमेल सेंट्रिक आई डोंट मीन इट्स अबाउट वुमेन, द प्लॉट हाँ जी, इज बिल्कुल, सेंटर्ड exactly, अराउंड exactly. एक खातून सही। के अराउंड. अच्छा आयशा, हाउ यू नो चैलेंजिंग फॉर यू एज अ प्रोड्यूसर, मुझे बताइए उनके पहली फिल्म यार आपकी। पता है क्या, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ. मैं आज सुबह जब मैं अपनी हॉट चॉकलेट पी रही थी, मैंने कॉफ़ी बड़ी कम कर दी है, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई और मैं आई हैड सम टाइम टू माई सेल्फ. तो मैं ना सुबह वो करती हूँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ हर चीज़ों का ना, एक एक लिस्ट करके. तो मैंने कहा कि आई एम सो लकी एंड ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी टीम मिली काम करने के लिए अपनी पहली फिल्म के लिए एज अ प्रोड्यूसर. एज एन एक्टर तो यू नो मैंने कोई 10-11 फिल्म्स कर ली हैं और कुछ अच्छे लोगों के साथ भी काम किया है, कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम किया है जिनके साथ आपको बहुत दुख हुआ और बहुत बुरे बुरे हालात का सामना करना पड़ा और बहुत बुरे एटीट्यूड्स का. लेकिन ये पूरी टीम, एंड आई डोंट मीन द एक्टर्स ओनली, जो मेरे को प्रोड्यूसर हैं वकास, अली भाई द डायरेक्टर, शबीर शाह जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, असरार भाई जो हमारे डीओपी हैं, जो पूरा टेक्निकल स्टाफ था, मेकअप आर्टिस्ट, कासिम लियाकत, स्टाइलिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, एक्टर्स, सब की जो मैं कहूँगी एक एनर्जी थी आपस में, वो इतनी अच्छी थी और सब बहुत रिस्पेक्टफुल थे एक दूसरे के साथ. सबकी प्योर इंटेंशन थी, यू नो जो नीयत थी ना सबकी वो एक थी और साफ थी. सबने दिल से ये फिल्म की है, अच्छा काम करना तो था सबको। हाँ, तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस मुश्किल तो था, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलात हैं, एक एक चीज़ के ऊपर अच्छा, आपने वैसे जब सोचना कास्ट होता आपने है. फाइनलाइज की थी तो हाँ. क्या आपके जहन में, मतलब ये चेहरे आपके जहन में थे? ये अली भाई जो डायरेक्टर हैं, अबू अलीहा उनके ने साथ आपकी obviously अपनी coordination कास्टिंग की हुई थी. अच्छा, की हुई थी. उन्होंने मुझे सोच के मेरा कैरेक्टर लिखा था, यासिर को सोच के यासिर का कैरेक्टर लिखा था, मेहरबानों को सोच के मेहरबानों का कैरेक्टर लिखा था. उमर का मुझे नहीं पता, आपको भी ये बोला था उन्होंने? नहीं, उमर का उन्होंने बाद में कास्टिंग की. तो उनके जहन में था कि मुझे ये एक्टर्स चाहिए. फिर कुछ एक्टर्स मैंने उनको सजेस्ट किए, जैसे नैयर भाई, उन्होंने कहा ओ माय गॉड उनकी डेट्स मिल जाएंगी. मैंने कहा ट्राई तो करें और मिल गई यू नो. तो वो हसरतें जो थी हमारी वो पूरी हुई सारी. सो व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर रियली लकी कि हमें वो सारे लोग मिल गए जो हम चाहते थे हमें मिले, और सबकी एनर्जी बहुत अच्छी थी. तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है. बहुत अच्छा रहा. बहुत मुश्किल भी था और है अभी भी. हर दिन एक नया इशू होता है जिससे हमें डील करना होता है, लेकिन जब हम डील कर लेते हैं उस इशू से, तो जो उसमें सेटिस्फैक्शन और खुशी है ना, वो किसी वो चीज़ आप में नहीं है. कंपेयर नहीं कर अच्छा, सकते. डायरेक्टर साहब अगर हमारे साथ होते तो मैं लाजमी उनसे पूछती कि एक्टर्स में से किसने आपको तंग किया ज्यादा? आप पूछें. कौन कॉल टाइम पे मौजूद कोई भी होता था? मैं पूछूंगी, लेकिन अभी हमारा उनसे कांटेक्ट अभी हो नहीं पा रहा. आयशा, मुझे आप ये बताइएगा, किसी ने तंग नहीं किया, कोई लेट नहीं होता था. अच्छा, कोई किसी को फोन नहीं करने पड़ते थे किधर हैं आप, क्या हैं. किसी के कोई टैंट्रम्स और नखरे नहीं थे. किसी ने ये नहीं कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं होगा, नथिंग. और हम शूट कर रहे थे शाही मोहल्ला जो वर्ल्ड सिटी है उसकी गलियों में, राइट. ये भी नहीं कि हम कोई बड़े लेविश सेट्स पे शूट कर रहे हैं, हम गलियों में शूट कर रहे थे. हम वहीं बैठते थे, हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे होते थे, यू नो. हम उसी माहौल में रहते थे. बारिश का सीक्वेंस है, बहुत मजा आया होगा. बारिश हो रही है, वहीं बैठे हुए हैं, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं, 100 बंदा हमारे इर्द गिर्द है, हम भीग रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, वो रो रहे हैं. मतलब एक कम्युनिटी फील आ रही थी हमें कि हम स्ट्रीट थिएटर कर रहे हैं ना. बस मोहल्ले का हिस्सा बन गए थे, सीरियसली. उमर आप ना प्लीज थोड़ा सा तो जरा ये सस्पेंस खत्म करें ना, थोड़ा सा तो रिवील करें आपका कैरेक्टर है किस तरह नहीं का? कर सकता ना मैं, अगर करता जाऊंगा ना तो फिर वो आप देखिएगा ना. आज तो आपको पता चल जाएगा. आज तो फिल्म लग रही है, आपके सामने आ जाएगा सब. या आप कुछ हमारे शो पे बता के नहीं जाएंगे? मैं बिल्कुल बता के जाऊंगा कि आज 16 तारीख को फिल्म जो है रिलीज हो रही है, देखिएगा. ये एक नौजवान नस्ल का एक बिगड़ा हुआ बच्चा तो नहीं है? थोड़ा सा बेसिकली जो लाहौर के नहीं काफी इलाका यासिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, मैं तो कहूंगा ये काफी बिगड़े हुए हैं और इनके बिगाड़ से ही काफी बिगाड़ पैदा हुआ है. ओहो, मुझे बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपका कैरेक्टर किस तरह का है? कुछ अपने बारे में बताइए. मेरा तो जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस टीम के साथ. और मेरा कैरेक्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है.
वो जब आप लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। बाकी लोग इन फील्ड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा होगा। तो मैं ये जस्ट बता दूँ, सबके कैरेक्टर्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर, और सब ही हीरो हैं इस फिल्म के अंदर, और सभी सब के अंदर बिल्कुल। और ऐसे कैरेक्टर अदाकारों को ना बड़ी इतने मार्जिन वाले कैरेक्टर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सही बात, हम बड़े लकी हैं, बड़े लकी रहे हैं इस मामले में। सही। अच्छा, अभी आप लाहौर में या कबीर के पास हैं? लाहौर पहुंच गए हैं, कल लाहौर चले गए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा आयशा, अब जरा मुद्दे पे आ जाते हैं। पैशन, नेक नियति, बहुत आप लोगों ने मेहनत की और इंशाल्लाह आप लोगों को उसका फल भी मिलेगा। इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है और क्या लग रहा है रिकवरी हो जाएगी? क्या लोग अपनी पूरी अमाउंट फिल्म की बता देते हैं इस तरह मॉर्निंग नहीं, नाम बताएं आप, लेकिन उस तरह तो बताएं ना, एक जर्नली तो बताएं कि हाँ भाई यार एक प्लॉट। दुआ तो यही है कि पूरी हो जाए। इन्वेस्टमेंट अच्छा, ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म बिल्कुल नहीं है। एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड बजट था, लेकिन जो अली भाई ने एक बजटिंग की हुई थी उससे ज़्यादा हमने इस पे पैसे खर्च किए। हम खुशकिस्मत थे कि शब्बीर शाह, बैरिस्टर शब्बीर शाह जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ लाइक माई ब्रदर, उन्होंने इन्वेस्ट किया। मैंने उनको मिलवाया था डायरेक्टर से, एंड आई सेड शब्बीर इस फिल्म में आप इन्वेस्ट करें, और उन्होंने कहा ओके। उन्होंने बहुत सोचा, 3-4 दिन सोचा, और फिर उन्होंने कहा ओके गो अहेड एंड डू इट बिकॉज आई ट्रस्ट यू आयशा, अगर तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो आई विल पुट इन मनी, लेकिन तुम्हें प्रोड्यूसर बनना होगा। मैंने कहा अच्छा नहीं, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उससे कहा ये तो जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। तो मैंने कहा चलो भाई फिर लेते हैं जिम्मेदारी और छलांग मारते हैं। अब मैं आप लोगों से एक बात तो नहीं, रिकवरी की जहाँ तक बात है, देखिए अब बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को भी आप फिल्म बेचते हैं, फिर आपके टीवी राइट्स होते हैं, फिर आपके म्यूज़िक राइट्स होते हैं, तो ये सारे एवेन्यूज़ होते हैं टू रिकवर योर मनी। सो इन सारे एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम पूरी दुनिया में फ़िल्म रिलीज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सिनेमाज में, UK, USA, UAE, कनाडा, एंड उसके अलावा ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। और फिल्म हमें मतलब आई नो कि वो इतनी अच्छी और इतनी बैलेंस्ड और इतनी रिच फिल्म है। म्यूजिक भी दो अमेजिंग माइंड ब्लोइंग गाने हैं। ये तो फिल्म देख के आपको पता चलेगा, आप सब कुछ तो हम बताएंगे नहीं। तो अली अला दत्ता ने म्यूजिक किया है। ईवा बी का एक बहुत ही आला गाना है, हक किधर है। अच्छा, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ज़रूर सुने। इट्स प्लेइंग ऑन रेडियोज़ एंड मतलब हर जगह अवेलेबल है वो गाना। उसका नाम है हक किधर है। हक किधर है। और उसमें हमने बड़े डांस वीडियोस भी बनाए हैं। अच्छा, एक बात मुझे उमर आप बताइएगा, उसके बाद आयशा भी उसी का जवाब मुझे देंगी, यासर से भी पूछ लेंगे। हमारे पास ना फिल्म क्रिटिक आते हैं, वो आके लाजमी ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ ना बॉलीवुड से कंपैरिजन मत करें हम लोगों का ना, उनका एक प्रॉपर बजट होता है, बिल्कुल सही, जो कि प्रमोशंस के लिए होता है, और हम देखते हैं कि उनकी जगह जगह प्रमोशंस हो रही होती हैं। हम लोगों की लो बजट मूवीज होती हैं, हम लोगों ने इतने पैसे ही नहीं रखे होते। आखिर जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो इस पर भी फिर आपको बजट रखना चाहिए, क्यों नहीं रखते? नहीं, रखना तो चाहिए, जब है नहीं तो मतलब अब अगर नहीं है तो कहाँ मैनेज करें ना, कैसे किसी तरीके से गाड़ी भेज दें। नहीं मतलब पता तो चले ना भाई। देखिए अब मूवी आई, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल किसी मूवी का नाम कर नहीं लेना चाहिए, किसी स्पेसिफिक मूवी की मैं बात करती हूँ, अगर आई है, हम देखते हैं वहाँ पे मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, शोज में दिन रात एक महीने से प्रमोशन चल रहा होता है। यहाँ पे मूवी आती है, एक हफ्ता पहले पता लगता है जी कास्ट आई है, मूवी आ रही है। लेकिन देखिए आपको तो पता चल गया ना। मुझे पता चल गया, आज आपके प्रोड्यूसर ने एक हफ्ता पहले मुझे खुद मैसेज किया, अच्छा, कि आप लोगों की फिल्म, आपने हमारे मॉर्निंग शो में आना है, बिकॉज हमारी प्रमोशन चल रही थी। उन्होंने एक और मॉर्निंग शो पे देखा, मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर आएंगे। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी प्रमोशन कर सकें हम करें, हम जाएं, सोशल मीडिया पे भी करें, बट यू आर राइट, बजट होना चाहिए। इतनी अच्छी मूवी लोग बनाते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग और PR के लिए बजट बहुत कम रखते हैं लोग, क्योंकि वो अभी वो एक बड़ी नई चीज़ है। हालात बहुत खस्ता है ना अभी हमारी इंडस्ट्री के, सिनेमा से रिकवरी इतनी आसानी से होती नहीं है, तो लोग जो है फिर वो कहते हैं चलो एक प्रोजेक्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया। ये चीज़ जो है वो उन लोगों को जो फाइनेंसर्स हैं उनको अननेसेसरी लगती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है। आपको कोई 1.5-2 करोड़ तो अपनी मार्केटिंग के लिए रखना होता है और PR के लिए, बट वो नहीं लगते, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, और होना चाहिए। आई एग्री विद यू। लेकिन जहाँ तक बात है कंपेयर करने की विद बॉलीवुड, हम जिन चीज़ों को नहीं कंपेयर कर सकते उनको ना करें, लेकिन जहाँ पे हम कंपैरिजन या जहाँ पे हम compete कर सकते हैं वो है कंटेंट। और अगर उसी पे हम काम कर लेना, अपनी स्क्रिप्ट को आप बार बार उसको एडिट करें,
बार बार उसको चेक करें, 2 साल लगाएं उस पर, 1.5 साल लगाएं अपनी स्क्रिप्ट पे, अपने कंटेंट पे, तो तब जाके यू कैन मेक अ गुड प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। यासिर, आप क्या कहते हैं? अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, मजबूरी होती है, उस तरह से नहीं हम लोगों ने बजट रखा होता कि उस तरह से प्रमोशंस हों, एक फैक्ट है, लेकिन जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त काम कर रही है, इन हालात में जब खस्ता हाली है, ज़ाहिर रिकवरी में भी इतना प्रॉब्लम होता है, लोग इतने परेशान हैं, महंगाई इतनी है, ऐसे में लोग किस तरह निकलेंगे बाहर और ये सोचेंगे कि हाँ हमें मूवी का टिकट खरीदना है और जाकर देखनी है? मेरे ख्याल से यासिर से आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा मुझे बताइएगा, हम लोग अक्सर ये बात भी सुनते हैं कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग मूवीज देखने कैसे जाएंगे, तभी सिनेमास में रश नहीं होता, लोग मूवीज नहीं देखते। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में मूवीज रिलीज करना ये भी कोई आसान फैसला नहीं है। यही तो बता रहे हैं ना कि कितना डेयरिंग काम है, तो जो कर रहे हैं उन लोगों को तो आपको वो करना चाहिए कि शुक्रिया, आप लोग हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या ज़रूरत पड़ी है उन्हें कि ऐसे काम अपने पैसे लगाएं, रिस्क लें कि पता नहीं फिल्म चले या नहीं है खाने के पैसे लोगों के पास, और सिनेमाज भी बहुत कम है। आई थिंक 63 स्क्रीन्स हैं टोटल पाकिस्तान, एक शहर में होने चाहिए, हमारे पूरे मुल्क में 63 स्क्रीन नहीं। लेकिन मेरी बात सुने, जिन्होंने पैसे खर्चने होते हैं ना, जिन्होंने फ्रेंड्स के साथ और कजन्स के साथ प्रोग्राम बनाया होता है, वो जाते हैं, कुछ भी हो जाए। और जब मैं बड़ी हैरान होती हूँ, हम जी महंगाई है महंगाई, अब रात में 10 बजे निकले ना, रेस्टोरेंट्स पे ऐसे रश होगा, आप कहेंगे कौन से लोग हैं यार। तो अगर आपने सेव अप करना है, आप महीने में एक फिल्म देखने जा रहे हैं, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। क्या महीने में आप खाने के लिए भी तो रोज निकले होते हैं लोग, राइट? चलिए जी बताइए, वहाँ बचा लें आप। बिल्कुल सही कह रही है। टिकसाली आप अपने घर में खा लें सिंपल खाना, ये स्क्रीन है, वो कैमरा, लोग आपको देख रहे हैं, टिकसाली गेट देखने क्यों जाएं? बता दें आप बताएं पहले। आप शुरू करें। नहीं आप करें। मैं हमेशा बच्चे पहले बोलेंगे। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जरा बड़े बुजुर्ग हमारे जो हैं वो शुरू बुजुर्ग ये कैमरा है, आप मुझे बता दें फटाफट। उमर पहले आपकी बारी है, क्यों जाएं लोग? जी, ये फिल्म हमारी मेहनत का लेबर है, इससे आप लोगों का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ये फिल्म जो है बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मज़ा आएगा फिल्म देख के। इससे पहले तक आपने जो पाकिस्तानी मूवीज़ देखी हैं वो इससे हट कर है। ये फिल्म जो है ना, ये बहुत बेहतर कंटेंट लेकर आ रही, बहुत बेहतर डायरेक्शन लेकर आ रही, एक्टिंग, स्टोरी बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें जो है एक फ़िल्म को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारी इस फिल्म में ये सारी चीज़ें हैं, और इस दफ़ा जब आप ये फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी भी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। और इस फिल्म में उमर आलम भी हैं, ये भी एक आयशा उमर भी हैं जो बताएंगी अब क्यों देखें इस मूवी को। एक तो ये मेरी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, और एज एन एक्टर भी मैंने एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर प्ले किया है। मुझे खुद बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करके। चैलेंजिंग तो था लेकिन एंटरटेनिंग भी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पंजाबी डायलेक्ट में बोलना था, और बिल्कुल कोई एक पंजाबी डायलॉग जल्दी से तो दस ना, कौन है तू? ओह माय गॉड, ये तो वही हो गया। I like it, I like it। हाँ, और तो मैं पंजाबी नहीं हूँ, बट आई ग्रू अप इन लाहौर, तो मैं इजीली वो डायलेक्ट पिक कर लेती हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक से एक एक्टर जो इस फिल्म में है, जो कास्ट में है, वो एक मतलब अमेजिंग एक्टर है। पावरफुल परफॉर्मेंसेस सबने डिलीवर की हैं। नैयर एजाज, इफ्तिखार ठाकुर, इफ़त उमर, अली खान, खालिद अनम, शरियार चीमा, उमर, यासिर मेहरबानो, माइसेल्फ, बाबर अली। सो बहुत आला परफॉर्मेंसेस सबने की हैं, और ये फिल्म आपको लाहौर के अंदरून शहर में लेके जाएगी, गलियों में लेके जाएगी। ये आउटडोर आपको नज़र आएगा ज़्यादा, ये एक सेट के अंदर या क्लोज दरवाज़ों के अंदर की फिल्म बिल्कुल नहीं है। और इसमें आपको एक रियल साइड नज़र आएगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान की भी, सोसाइटी की भी, लेकिन एंटरटेनमेंट भी है इसमें। एक थ्रिलर एस्पेक्ट भी चल रहा है, और इसमें जो विजुअल्स हैं वो बहुत रिच हैं। मतलब जो कलर्स हैं, जो कलर ग्रेडिंग हुई है, वो एक एक फ्रेम इज लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। रियल है या फिर डबिंग है? हाँ, डबिंग है, नहीं, ऑन लोकेशन, जबरदस्त ऑन लोकेशन हमने साउंड की है, दैट्स व्हाई साउंड भी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ चीज़ों, जब ऑब्वियसली एक बारिश का सीक्वेंस था, उसमें एक दो डायलॉग्स जैसे आपके ख़राब हो गए ना, तो वो तार हिल गई, तो वो हमने कोई शायद टोटल फिल्म में कोई 5 लाइनें डब की होंगी। नहीं, वो तो इतना 5 लाइनें भी नहीं। जबरदस्त, हाँ जबरदस्त। अच्छा बादशाह, मैंने उमर सर के कोई ऐसा वाकया ड्यूरिंग शूट जो आपको हमेशा याद रहेगा? उन्होंने बताया कि मुझे मार पड़ रही थी, तो अम्मा जी ने आके बोला कि पुत्र क्यों मार रहे हैं? आप मुझे बताएं। आप तो सारे ही वाकये इतने सारे हैं। एक दफ़ा मैं और यासिर छत पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ जितनी छतें थीं
उन पे डिफरेंट बच्चे खड़े हुए थे और लोग खड़े हुए थे और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया खूबसूरत खूबसूरत, यू नो आई वाज लाइक वाओ, हर छत से ऊंची ऊंची आवाज आ रही वो। वहाँ पे यासिर भाई ने कहा कि उनको बोला भी है कि मेरा नाम नहीं है। यासिर ने कहा भाई ना लो सेंस ऑफ मेरा ह्यूमर नाम। बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा, उसके अलावा एक सीक्वेंस में, बल्कि 2 सीक्वेंसेस में फेक बारिश होनी थी और इतनी सर्दी थी और इतना ठंडा पानी था टैंकरों में कि हम फ्रीज हो रहे थे, डायलॉग्स नहीं निकल रहे थे मुंह से। लेट नाइट हो गया था ना बहुत, आज सुबह के 4 बज रहे थे, तो वो भी हमें कभी नहीं भूलेगा कि हम फ्रीज हो रहे हैं इस तरह करके डायलॉग बोल रहे हैं। बहुत कड़ाके की सर्दी होती है। नहीं सर्दी तो ठीक है, बारिश भी गीले हो रहे हैं फ्रीजिंग पानी से, फ्रीजिंग सही ठीक है। और उसके बाद ब्रेक्स में ठीक है थोड़ा सा तौलिया अपने पहन लिए, आपके कपड़े तो गीले हैं, यू आर ड्रेंच्ड, सो वो भी हमें कभी नहीं भूलेगा। उसके अलावा मैं पहले दिन की जब शूट थी तो यासिर और मेरा एक सीक्वेंस था ऑन अ बेड और मुझे उसको धक्के दे के गिराना था। और जब मैंने पहले धक्के देने शुरू किए और रियलिस्टिक, तो मेरी जो नेक और मेरे पूरा बाजू स्पैज़म में चला गया और फ्रीज हो गया और मुझे उसी हालत में फिर से धक्का देना वो सीन पूरा ख़त्म किया। कोई 8-9 दफ़ा शूट करना था क्योंकि वो 1 टेक सीन था और अगले 2 हफ्ते वो पूरा स्पैज़म मेरा लास्ट किया, उसके साथ मैंने सारी शूट की थी। बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन खैर आपने सारी बातें बताई हैं। उसके बाद मुझे ये समझ आई है कि नाज़रीन टकसाली गेट लाजमी देखनी है, लाहौरी तो खूब देखेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। आज रिलीज हो रही है, आज रिलीज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। आज हम लाहौर जा रहे हैं, आप लाहौर और शायद हम लाहौर के किसी सिनेमा में शाम को आपके साथ फिल्म देख रहे हैं क्योंकि हमारा प्रीमियर तो कल है, लेकिन आज हम आप लोगों के साथ फिल्म देखने आ रहे हैं डिफरेंट सिनेमाज। हम कम से कम 2 सिनेमाज में जाएंगे इन लाहौर और आप शायद ज्वाइन कर सकते हैं ना, पता करें आयशा कहाँ आ रही है। बिल्कुल चलें जी, थैंक यू सो मच उमर, आपका भी, आयशा थैंक यू सो मच, यासिर आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। इसके साथ ही अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपने भूलना नहीं है, टकसाली गेट लाजमी देखने जानी है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।